वो ताल्लुकात, वो रिलेशनशिप जो एक लड़का और लड़की जो गैर महरम है उनके बीच में शादी के अलावा होते हैं, जो शादीशुदा लोग कर सकते हैं, लेकिन शादी के अलावा इंसान वो सब कर रहा है, तो ये हो गया हराम रिलेशनशिप। मुस्लिम यूथ को गाइडेंस नहीं मिला तो उन्होंने चीज़ों को खलत मलत करना शुरू करा, मतलब हर रिलेशन को उन्होंने जायज़ रिलेशन मान लिया। कौन कौन से ताल्लुकात है जो एक लड़का और लड़की के बीच में जायज़ नहीं है, जो हराम है, जो लीगल नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप शरीयतन जायज़ नहीं है, याद रखें। कोई भी खातून जिससे आपका निकाह हो सकता है उससे आप दोस्ती नहीं कर सकते, जस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकते। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, बारूद और आँख कभी भी ये नहीं बोल सकते कि यार हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि तो दोनों के मिजाज ऐसे कि जब भी साथ आते हैं तो क्या होता है, धमाका ही होता है। चाहे फ्रेंडशिप की नीयत से साथ आओ, चाहे दुश्मनी की नीयत से साथ आओ, धमाका तो होना ही है। और हदीस में क्या है कि जब गैर महरम मर्द और औरत मिलते हैं तो दो नहीं होते हैं, उनके बीच एक थर्ड भी होती है पार्टी। वो कौन सी पार्टी होती है? शैतान। और वो दोनों को अट्रैक्ट करवाता है एक दूसरे की तरफ। किसी भी गैर महरम से बात करना, टच करना, उससे अफेयर करना या जो भी आगे की चीज़ें होंगी, याद रखिए वो इस्लामिकली इस तरह से करना दुरुस्त नहीं है। मोहब्बत के अंदर सच्चा प्यार बोलिए, इसको एक टर्म दिया जाता है, हमारा प्यार सच्चा। और आप लोग मालूम ऐसे सच्चे प्यार करने वालों का मामला क्या होता है, ये एक्चुअली चेहरे के आशिक होते हैं। इसमें कोई किसी की सिफत अखलाक कुछ नहीं देखता है, दीनदारी कुछ नहीं, वो सिर्फ चेहरा। इस्लाम लव के, मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं है, इश्क के ख़िलाफ़ नहीं है, वो ये सब बेकार किस्म की चीज़ों के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कहता है जब तुम वाकई में किसी से मोहब्बत करते हो सच्ची, तो सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हो, फिर सारी ज़िंदगी उसको सपोर्ट करते हो, फिर वो जिस हालत में, जिस फेज़ में हो लाइफ के, और तुम्हारी मोहब्बतें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। यहाँ तो ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में 1 साल रहो, बाद में कौन किसका। रियल लव अलग ही होता है, एक सच्ची मोहब्बत अलग ही होती है, वो किसी के कैरेक्टरफुलनेस पे होती है, कैरेक्टरलेस लोगों से नहीं हो सकती है। वो किसी को चेहरा देखकर नहीं होती है, उसके गुण जिसको बोलते हैं उसकी सीरत देखकर होती है, जो आपको दिखती थोड़ी है वैसे। वो तो मालूमात लेने पर, इंस्पेक्शन करने पर, इंक्वायरी करने पर फिर मालूम होता है कि यार कौन क्या है। अच्छा, बहुत सारे बॉयज़ का ये होता है, लड़कों में मैंने खासतौर देखा, यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, ठीक, लेकिन ये चीज़ अपनी बहनों के लिए आप अलाउड नहीं करते, यार उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। देखिए, मोहब्बत आपके दिलों में हकीकत में कौन डालता है मालूम आपको? कौन डालता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मोहब्बतें इंसानों के दिल में आती है। इंसान खुद से किसी से मोहब्बत और नफरत नहीं कर सकता, याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि हम जो है जिस टॉपिक के लिए, जिस उन्वान के लिए तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं, वो निहायत ही अहम और जिसको कहेंगे वक्त की ज़रूरत वाला उन्वान है। और जिस टॉपिक पे मैं आप तमाम के सामने जैसा ऐलान किया गया था आज बात रखने की कोशिश करूँगा, हमारा टॉपिक होगा हराम रिलेशनशिप्स और मुस्लिम यूथ, मतलब हराम ताल्लुकात और मुस्लिम नौजवान। ठीक है,
इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर चंद बातें आप लोगों के सामने बहरहाल रखने की मैं कोशिश करूँगा। ये टॉपिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पहले मैं उसको रख देता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह से फर्दर आप लोग चीज़ों को समझते चले जाएंगे। पहली चीज़ ये कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया, दुनिया में भेजा, तो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए इस्लाम हमें दीन दिया और इस्लाम ने फिर हमें गाइड किया कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। याद रखिए, जो चीज़ करना है उसको हलाल बोला जाता है आम ज़बान में, या जायज़ बोला जाता है, और जो चीज़ नहीं करना है जिससे इस्लाम ने हमको रोका उसको हराम कहा जाता है, नाजायज़ करार दिया जाता है, या जायज़ नहीं आम ज़बान में बहरहाल बोलते हैं। तो गोया दुनिया में हम आए तो हम हर काम नहीं कर सकते। एक मुसलमान होने के नाते हम कुछ काम कर सकते हैं, बल्कि कुछ काम करना है और कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम से बचना है। याद रखिए, ये हमें हुक्म है। तो रिलेशनशिप में भी, ताल्लुकात में भी, जो इंसान के इंसान से होते हैं उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हलाल है और कुछ चीज़ें हराम है। याद रखिए, लेकिन होता यह कि कभी कभार इंसान को जब पता नहीं होता कि हलाल क्या है और हराम क्या है, तो वो बेचारा तमीज़ भूल जाता है। जब तमीज़ भूल जाता है उसको ऐसा लगता है हर ताल्लुक़ सही है, हर रिलेशनशिप सही है। और दुनिया जितनी जदीदियत की तरफ, मॉडर्निज्म की तरफ चलती चली जा रही है, हम देख रहे हैं लोग ये समझते हैं कि अगर हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को छोड़कर इंसानी अखलाक, मोरल या मोरालिटी जिसको कहते हैं, अदब, आदाब, एटिकेट्स होते हैं, उसको छोड़कर अगर हम एनिमल इंस्टिंक्ट्स की तरफ जाएंगे, जैसे जानवर रहते हैं, जब चाहा जिसके साथ रह लिया, जब चाहा जिसके साथ चर लिया, जब चाहा जिसके साथ ताल्लुकात कायम कर दी, मतलब रिलेशनशिप हो गए, जब चाहा जिसके ज़रिए औलादों को पैदा कर दी। ऐसे जानवर होते हैं ना, उनको तो कोई तमीज़ और समझ नहीं होती, किसी भी तरह से रहते, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते, कहीं भी सोते हैं, जहाँ रह रहे वहीं गिलाज़त भी करते, समझता नहीं। तो इंसानों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग भी जो है किसी मकसद के तहत पैदा नहीं हुए, पैदा करके छोड़ दिए गए, लिहाजा हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जब ये बात नॉलेज, इस्लामिक गाइडेंस यूथ्स को नहीं मिला, तो यूथ्स को ये लगने लगा हर रिलेशनशिप जायज़ है, हर रिलेशनशिप हलाल है, हर रिलेशनशिप में इंसान रह सकता है। जैसा कि कोई भी इंसान किसी लड़की से दोस्ती कर ले, आप समझ रहे, जो कि उसकी गैर महरम हो। महरमात से तो कोई ज़ाहिर से दोस्ती नहीं करता, उनसे तो रिश्ता ही होता है सीधा। महरम कौन और गैर महरम कौन, इस पर मेरा एक तफसीली लेक्चर है कि महरम कौन और गैर महरम कौन होता है। महरम वो लोग होते हैं जिससे, याद रखिए, इंसान की कभी शादी नहीं होती, कभी शादी नहीं होती, और जाहिर से जब शादी नहीं होती तो उनसे पर्दा भी नहीं होता है। तो महरमात से तो जाहिर सी बात है, जो ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी दोस्ती है। लेकिन उसके अलावा गैर महरम रिश्ते भी होते हैं दुनिया के अंदर, जिनसे ना आप बात कर सकते बगैर शरई उज़्र के, ना जिनको आप टच कर सकते, ना हाथ लगा सकते बगैर शरई उज़्र के। अगर डॉक्टर है और मजबूरन है तो जाहिर सी बात है पेशेंट है, हाथ लगा सकता है, वो एक अलग केस है। लेकिन इन जनरल सेंस ना उनसे आप बात कर सकते, इन जनरल सेंस ना उनको आप टच कर सकते, और इससे ऊपर तो बात बाकी की चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती, जब बेसिकली आप बात और टच ही नहीं कर सकते, याद रखिए। लेकिन जब क्या हो गया, मुस्लिम यूथ को गाइडेंस नहीं मिला, तो उन्होंने चीज़ों को खलत मलत करना शुरू करा। मतलब हर रिलेशन को उन्होंने जायज़ रिलेशन मान लिया और हर रिलेशन को उन्होंने हलाल मान लिया, और इसका मजहर, इसका इजहार, इसका जिसको हम कहेंगे, अगर आपको व्यू देखना है तो कॉलेजेस, स्कूल्स, इसी तरह ट्यूशन क्लासेस, इसी तरह मॉल्स, थिएटर्स, इसी तरह नुक्कड्स, कॉर्नर्स, चौराहे, ये सब में आपको मिलेगा कि हर मुस्लिम, अब चूँकि मेरा खिताब मुस्लिम से है तो मुस्लिम्स के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ, याद रखिए। कोई मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन सुन रहे हो तो वो एहतराम से या तो सुने या तो चीज़ को बहरहाल छोड़ दे। तो मुस्लिम्स को गाइड कर रहा हूँ, तो बहरहाल वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और उनको लगता है हर रिलेशनशिप लीगल है, हर रिलेशनशिप जायज़ है, हर रिलेशनशिप शरिया कंप्लाइंट है ना। यहाँ तक कि लोग हलाल डेटिंग की बात कर रहे हैं, हलाल हैंगआउट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैंगआउट किसी लिमिट में समझ में आ रहा है, नॉन महरम के साथ नहीं, महरम, लेकिन डेटिंग तो प्योरली उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, तो वो तो जाहिर से गैर महरम के साथ तो जायज़ हो भी नहीं सकता। तो हलाल, हर चीज़ को हलाल लगाने का टैग और कोशिश की जा रही है, तो रिलेशनशिप लोग भूल गए। याद रखिए, नतीजा ये हो रहा है कि हम मनमानी ज़िंदगियाँ गुजारे। याद रखिए, जैसा हमारा दिल बोल रहा है, जो हम चाहते हैं, जो हम खाना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, जिसको चाहे छू सकते हैं, जिसको चाहे जितने दिन से आता है, जिसको चाहे छोड़ दो, और ये कॉमन होते जा रहा है। याद रखिए, जैसे जैसे आप बहरहाल अभी तो कॉलेजेस में हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इसकी शिद्दत और सीरियसनेस को देखते जाएंगे, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो या तो आपके नॉन मुस्लिम दोस्त हैं या फिर वो जो किसी और इलाके से आके यहाँ रहते हैं। आप देखेंगे कि महरम नॉन महरम के रिलेशनशिप खत्म होते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, इससे बढ़कर फ्लर्ट करना, इससे बढ़कर अफेयर्स करना, इससे बढ़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना, और एन नंबर ऑफ, इसके अंदर एक सीरीज़ है। बहरहाल मैं क्या क्या बातें आपके सामने रखूँ, तो आइए, बहरहाल मैं समझता हूँ हराम आपके नज़दीक क्लियर बात है कि वो चीज़ है जिससे इस्लाम ने मना किया। रिलेशनशिप से आज मुराद है हमारा मेल और फीमेल, लड़का और लड़की के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं, ये फिजिकल टच से भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ जो सेक्सुअल, समझ रहे ना आप, रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं, ये हमारा मुराद है। तो हराम रिलेशनशिप मतलब वो कौन कौन से ताल्लुकात है जो एक लड़का और लड़की के बीच में जायज़ नहीं है, जो हराम है, जो लीगल नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिए, तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पूरे लेक्चर में रखूंगा। हम कहीं भी किसी लॉ ऑफ द लैंड या किसी उसके बारे में डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो हराम रिलेशनशिप, याद रखिए, वो हर रिलेशनशिप है जो
लड़का और लड़की के बीच में हो जो गैर महरम हो और जिनकी शादी ना हुई हो, वो रिलेशनशिप याद रखिए इस्लामिकली हराम है। एकदम इसको कहेंगे एक लाइन में डेफिनेशन, वो ताल्लुकात, वो रिलेशनशिप जो एक लड़का और लड़की जो गैर महरम है उनके बीच में शादी के अलावा होते हैं, जो शादीशुदा लोग कर सकते हैं, लेकिन शादी के अलावा इंसान वो सब कर रहा है, तो ये हो गया हराम रिलेशनशिप, हराम ताल्लुकात। समझ रहा है बात को? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इससे पहले कि हम आगे चले, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं इस्लाम, दीन और धर्म के मुताबिक कौन से रिलेशनशिप हराम है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये रिलेशनशिप कहीं लीगल भी हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप लॉ वाइज भी लीगल हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ दुनिया के जितने कवानीन इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ ये तमाम रिलेशनशिप जो इस्लामिक रिलेशनशिप से हटकर होते हैं, जो कि हमारे पास जायज़ नहीं है, वो तमाम रिलेशनशिप जायज़ है, याद रखिए लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक। लेकिन ये ऑप्शन है आपके पास, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। तो जिसको इस्लामिक वे में फॉलो करना है वो इस्लामिक रिलेशनशिप को फॉलो करे, और जिसको लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से ये सब फॉलो करना है वो कर सकता है। तो मैं लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़मीनी हमारे कवानीन हैं वो कवानीन हमको ये सारे रिलेशनशिप जो मैं बोलने वाला हूँ जो हराम है वो लीगल मानते हैं, वो लीगल मानते हैं। लेकिन अभी हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कोई उसको फॉलो करना चाहता है, उसकी विल है, लेकिन यहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको दोनों चीज़ों का राइट देता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कह रहा है कि आप जो है 3 चीज़ें उसमें से जो चाहे कर सकते हैं। आप पानी पी सकते, जूस भी पी सकते हो, शराब भी पी सकते हो, ऑप्शनल है। तो मैं ये कहूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप जूस और पानी पीजिए, शराब को मत पीजिए। आप समझ रहे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलेशनशिप में भी काफ़ी रिलेशनशिप को लीगल करार दिया है। अडल्ट्री को लीगल कर दिया गया, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल, सब लीगल कर दिया गया। लेकिन ये कंपलसरी चीज़ नहीं जो आपको फॉलो करना है। जैसे हेलमेट का कानून सबके लिए, गाड़ियाँ लेते हैं तो उसका कानून सबके लिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। जब ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं आपको इस्लामिक एतबार से, इस्लाम धर्म के एतबार से कौन से ऑप्शन को आपने ऑप्ट करना चाहिए, मैं आपको वो करूँगा। चूँकि इसमें ऑप्शन है, आप जो ऑप्शन चाहे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करूँगा, इस्लामिकली गाइड करूँगा, इस्लाम कौन से रिलेशनशिप को हलाल मानता है, बाकी सबको हराम मानता है। जिसको हराम मानता है, चूँकि वो ऑप्शन में है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको कंपल्शन नहीं करता है, अवॉइड कीजिए। और आपको पता होगा कि आपके दीन ने आपको क्या हुक्म दिया, तो आप उससे बच भी सकते हैं मेरा। तो आइए, हराम रिलेशनशिप क्या है, मैंने डेफिनेशन दे दी। हर वो रिलेशनशिप जो गैर महरम मर्द और औरत के बीच में होते हैं, जिनमें शादी ना हुई अगर वो डेवलप करते हैं, जो शादीशुदा लोगों में होते हैं, वो हराम होगा रिलेशनशिप। अब हराम रिलेशनशिप क्या है, तो आज के ज़माने में आपको मैं एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके रखता हूँ, कौन कौन से रिलेशनशिप आज के ज़माने में हराम है। पहला आइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप शरीयत नहीं, जायज़ नहीं है। अंदर की दोस्त होना एक गैर महरम मर्द और औरत का, ये जायज़ नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई भी खातून जिससे आपका निकाह हो सकता है उससे आप दोस्ती नहीं कर सकते, जस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकते। क्योंकि हम एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, बारूद और आंख कभी भी ये नहीं बोल सकते कि यार हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि तो दोनों के मिजाज ऐसे हैं कि जब भी साथ आते हैं तो क्या होता है, धमाका ही होता है। चाहे फ्रेंडशिप की नीयत से साथ आओ, चाहे दुश्मनी की नीयत से साथ आओ, धमाका तो होना ही है। अच्छा, इतना सिंपल लॉ है ये, इतना सिंपल जिसको कहेंगे, इसको बोलेंगे ना थंब रूल भी अगर आप फॉलो करें ना, अंगूठे का कानून, तो भी आप समझ जाएंगे। कोई भी आदमी अगर खेती भी करता है, आपने एग्रीकल्चर देखा होगा, तो अपने जो जानवर से जोतता है वो ज़मीन को, तो कभी भी एक मेल और एक फीमेल नहीं लगाता। इसको मान लो वो हल चल ही नहीं सकता जिसमें एक मेल और एक फीमेल लगे। दोनों फीमेल लगाता है या दोनों मेल लगाता है, मतलब गोया एक थंब रूल है। उसको भी पता है कि एक फीमेल और एक मेल होगा तो दोनों में एक अट्रैक्शन ऑलरेडी है। वो अट्रैक्शन की वजह से ही हल सीधा नहीं चलेगा, वो मेल फीमेल की तरफ खींचेगा उसको, सीधा चलने के बदले हल टेढ़ी लाइनें बनेंगी पूरी खेत के अंदर। तो गोया इतना बेसिक रूल है ये कि ये दोनों का रिलेशनशिप गैर महरम होंगे तो ऐसा है कि किसी भी नाते से नज़दीक आएंगे सेफ नहीं, याद रखिए। और हदीस में क्या है कि जब गैर महरम मर्द और औरत मिलते हैं तो दो नहीं होते हैं, उनके बीच एक थर्ड भी होती है पार्टी। वो कौन सी पार्टी होती है? शैतान। और वो दोनों को अट्रैक्ट करवाता है एक दूसरे की तरफ, दोनों को अच्छी बातें एक दूसरे की याद दिलाता है, और दोनों के अंदर एक कशिश पैदा करता है। ऑलरेडी नेचुरली कशिश है दोनों के अंदर, ठीक है, और भड़काता है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन जायज़ नहीं, शरीयत नहीं, याद रखिए। किसी महरम से आप बोले तो महरम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते नहीं, आपके याद रखिए, वो तो ऑलरेडी आपके महरमात होंगे, मतलब उनसे शादी होती नहीं है, जाहिर सी बात है, और उनसे ऐसे रिश्ते को कायम भी नहीं करता। दूसरा याद रखिए, मंगेतर को महरम समझना, ये भी हमारे पास बहुत कॉमन है। किसी की शादी तय हो गई, चली, तो वो अपने जिससे सो कॉल्ड फैंसी या सूटर उसका होता है, मंगेतर आमतौर से बोलते हैं दोनों के लिए मेल फीमेल, इंग्लिश के अंदर फैंसी कहते हैं, या फियांस उसका होता है, या सूटर होता है, उसका दावेदार मर्द हो तो उसका सूटर कहते हैं, औरत हो तो फियांस कहते हैं। तो बहरहाल ये रिश्ता तय हो गया तो अब वो समझते हैं हम जायज़ हो गए एक दूसरे के लिए, तो साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, इवन शादी की खरीदारी भी कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं, ये भी लीगल नहीं है। ठीक है, आप लीगल रिश्तों में आने वाले हैं फ्यूचर में शादी करके, बट अभी नहीं है, तो इस्लामिकली ये भी जायज़ नहीं। इसी तरह हम जिन्स परस्ती भी इस्लाम में जायज़ नहीं। हम जिन्स परस्ती का मीनिंग ये है कि
मेल मेल और फीमेल फीमेल एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशनशिप या किसी और के रिलेशन, किसी और किस्म के, जिसको लव, अफेक्शन, अफेयर, इश्क, मोहब्बत, समझ रहे आप, या इससे बढ़कर सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते, याद रखिए। ये इस्लामिकली जायज़ नहीं और कई दुनिया के बड़े मज़ाहिब में जायज़ नहीं है, ठीक है। तो एक और जाहिर सी बात है, अगर लॉ ऑफ द लैंड इसको लीगल भी करार देता है तो हमको ऑप्शन देता है, जिसको जो ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। एज अ मुस्लिम हम लोग जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी को ऑप्ट करते हैं, और हेट्रोसेक्सुअलिटी विथ मैरिज होता है, याद रखिए, उसके बगैर वो भी लीगल नहीं होता है, समझ रहे बात। तो लिहाजा ये भी गलत है, ये रिलेशनशिप इस्लामिकली गलत है, याद रखिए। इसी तरह जो है बगैर शादी के साथ रहना और ताल्लुकात कायम करना, जिसको बोलते हैं लिव इन रिलेशन, मतलब विदाउट मैरिज एक मेल और फीमेल का गैर महरम साथ रहना, और रिलेशनशिप से मुराद यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना, ये भी इस्लामिकली रॉन्ग है। और इसके कितने नुकसान हैं आप खुद बहरहाल पढ़ सकते हैं। कितने लोग ऐसे रिलेशन में रहते हैं, कितनी लड़कियों को औलादे हो जाती है और उसके बाद इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं बाकी रहता उस इंसान से। साल साल में लोग एक दूसरे को चेंज कर दे रहे, एक दूसरे को बदल दे रहे। लिव इन में थे अब छोड़ दिए, ये जायज़ नहीं, शरीयत ने, याद रखिए। इसी तरह ये फिफ्थ किस्म के रिलेशनशिप या जो जायज़ नहीं, जो हराम रिलेशन है, याद रखिए इस्लामिकली, वो है शादी होने के बावजूद दूसरे गैर महरम के साथ अफेयर रखना। ये भी जायज़ नहीं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शरीयतन ये भी जायज़ नहीं कि कोई मैरिड इंसान, मर्द हो या औरत हो, किसी और गैर महरम के साथ इस किस्म का रिश्ता रखे जो वो शादी के बाद अपने बीवी से रखता है, ठीक है, लव, अफेक्शन वगैरह। तो ये बहरहाल जायज़ नहीं होगा, इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। इसी तरह एक और रिलेशन है, याद रखिए, कि मैरिड इंसान क्या कर रहा है, एक दूसरे इंसान से जो अनमैरिड है या मैरिड है उसके साथ किसी भी किस्म के रिलेशनशिप रख रहा है, जिसमें खासतौर सेक्सुअल रिलेशनशिप, विदाउट सेक्स रख रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल रख रहा है तो उसको कहेंगे अडल्ट्री, जिना, फॉर्निकेशन, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी इस्लाम में जायज़ नहीं। इसी तरह कोई मेल या कोई फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो जो गैर महरम हो, विदाउट मैरिज, ये भी इस्लाम इसको हराम करार देता है। इसी तरह जो है कोई इंसान जो है किसी के साथ कोशिश करे कि इससे शायद मेरा कुछ हो जाए, इवन वो मैरिड या अनमैरिड भी होते, वो कोशिश करता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लर्ट करना, चांस मार लेना, चलो होता है तो देख लेंगे, नहीं हो तो जाने दो, ये भी शरीयतन जायज़ नहीं है। तो ये कुछ किस्में हैं कई किस्मों में से जो हमारे समाज में इंसान इंसान के साथ अन इस्लामिक, जिसको कहेंगे, हराम रिलेशनशिप रख सकता है। मैं जानवरों की बात इसमें ऐड ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा टॉपिक नहीं हो, ठीक, क्योंकि सेक्सुअलिटी टॉपिक नहीं है आज का, हराम रिलेशनशिप टॉपिक है। तो रिलेशनशिप जानवरों से नहीं होते, याद रखिए, लेकिन उसको बिस्टालिटी बोलती है, वो भी लेकिन शरीयत में हराम है, याद रखिए। और कॉन्स्टिट्यूशनली सी वही एक चीज़ है जो हराम है अभी, बहरहाल चलिए। लेकिन ऑप्शन के साथ मैंने बता दिया जिसको जो ऑप्ट करना है। एज अ मुस्लिम हम हेट्रोसेक्सुअलिटी विथ मैरिज को ऑप्ट करते हैं, याद रखिए। तो जितने रिलेशनशिप मैंने आपको अभी बताया, याद रखिए, वो सब के सब याद रखिए, जिसको हम कहेंगे लीगल है लॉ ऑफ द लैंड में, लेकिन हमको फुल चॉइस है कि हम किसको ऑप्ट करें। और एज अ मुस्लिम हम हेट्रोसेक्सुअलिटी को विद कंसेंट, जिसको मैरिज कहते हैं, उसी को ऑप्ट कर सकते हैं। एक ही चीज़ हमारे लिए अलाउड है, एक ही टाइप का रिलेशनशिप मेरे और आपके लिए एज अ मुस्लिम अलाउड है, याद रखिए, बाकी सब हराम है। अब आइए, हराम रिलेशनशिप्स की जो इतने टाइप्स है उसकी दो किस्में हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हो, मेजर कैटेगरी। पहला क्या होता है, याद रखिए, जिस्मानी ताल्लुकात बगैर जिमा के, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट सेक्स, ये फर्स्ट टाइप है उसकी। जिसमें क्या हो सकता है, कोई इंसान किसी के साथ रहता है जो गैर महरम है, टच करता है, फिजिकल टच करता है, हाथ पकड़ता है, चेहरे को हाथ लगाए तो टच, जिसको कहेंगे टच करना, ठीक है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को हाथ टच करना। सेकंड किस करना, और थर्ड हम कहेंगे ओरल सेक्स, लेकिन उसमें वो सेक्स नहीं कर रहा है इधर की, बाकी सारे रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी फर्स्ट कैटेगरी। वो ऊपर के उसके 2 टाइप्स में अगर बांटे तो ये बनते हैं। सेकंड कैटेगरी है जिस्मानी ताल्लुकात जिमा के साथ, फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब जिसको कहेंगे सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप। तो गोया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं, तो कभी फर्स्ट कैटेगरी में होते हैं तो कभी सेकंड कैटेगरी में। लिव इन रिलेशनशिप में भी कभी फर्स्ट कैटेगरी में लोग होते हैं, कभी सेकंड में, मतलब एक होता है खाली साथ रहते हैं और कुछ भी नहीं, एक होता है सेक्सुअली भी वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो बहरहाल ऊपर की सारी कैटेगरीज 2 टाइप में डिवाइड होती है। फिर एक फिजिकल रिलेशनशिप नॉन सेक्सुअल और एक सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप होती है, याद रखिए। ये 2 किस्मों में, याद रखिए, हम उसको बांट रहे, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह लोग हराम रिलेशनशिप को हराम क्यों नहीं समझते। अब एक बड़ा बहुत क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप इस्लाम में हराम है, क्यों हराम नहीं समझते। जैसा मैंने आपको बता दिया पहले, एक तो नॉलेज ही नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट रीज़न आप डाल सकते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि हराम है। किसी भी गैर महरम से बात करना, टच करना, उससे अफेयर करना या जो भी आगे की चीज़ें होंगी, याद रखिए, वो इस्लामिकली इस तरह से करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स दोनों का रिश्ता तय कर दे, उसके बाद आपकी शादी हो जाए, फिर उसके बाद आप साथ रहिए, कोई मसला ही नहीं, आप समझे, ये तो लीगल है। लेकिन पता ही नहीं होता, तो फर्स्ट रीज़न जहालत है, याद रखिए, वो हर जगह ही आती है। हर चीज़ में लोगों को नॉलेज नहीं, फर्स्ट रीज़न नॉलेज नहीं।
सेकंड रीज़न क्या होता है मालूम आपको? जो लोग हराम रिलेशनशिप को हराम नहीं मानते वो ये होता है कि बोलते यार ये बचपन का प्यार है, सच्चा प्यार है हमारा, लिहाजा अब टच करना, साथ रहना, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि आगे चल के तो शादी करने ही वाले हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोहब्बत है। अभी ये मोहब्बत के अंदर सच्चा प्यार बोलिए इसको एक टर्म दिया जाता है, हमारा प्यार सच्चा। और आप लोग मालूम ऐसे सच्चे प्यार करने वालों का मामला क्या होता है, ये एक्चुअली चेहरे के आशिक होते हैं। समझ रहे आप? सच्चे प्यार की हकीकत क्या मालूम? सिर्फ वो आदमी चेहरे का आशिक किसको बोलते मालूम आपको? देखिए एक आदमी मायूस चल रहा सड़क से, उसके साथ में दो पट्टे रहते हैं उसके, समझते ना, दो खास दोस्त आप साथ चल रहे, और ये जो बॉस है एकदम रंजीदा है, गमजदा है। गमजदा क्या हो गया बॉस, क्या हो गया तुमको? पट्टे भाभी ने नहीं बोल दिए, मतलब उधर से नो हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ो, नो हो गया, अब क्या करना है, आगे बढ़ो। अब रास्ते से चल रहा बड़ा मायूस एकदम, चलते चलते भाभी, अब ये दोनों पट्टे परेशान, ये क्या हो गया, भाभी मिल गई तुम्हारी। अब ये बॉस अभी तो थोड़ी देर पहले तुम परेशान थे, मिल गई ना अभी भाभी, चलो अब कहाँ रहती है, क्या करती है, डिटेल्स निकालो, मेरा लव लेटर लिख के भेज दो उसको, मुर्गी को मार के ला लो, खून उसका लिख दो एक अच्छे से, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो पूरी सेटिंग कर लो। अब मेरा बेसिक क्वेश्चन है, ये एक झटके में मायूस इंसान खुश कैसे हो गया एक लड़की को देखकर? ये कौन सी मोहब्बत थी? ये इसको बोलते हैं चेहरे का आशिक। अब इसको प्रॉब्लम क्या होता है चेहरे के आशिक को मालूम आपको? हर धक्के धक्के पे लड़कियां पसंद आती रहती है उसको, यार इसकी नाक अच्छी है, यार इसका कलर बहुत अच्छा है, यार अब क्या करूँ उसका फला। अब मियाँ भाई तो 4 तक तो सोच रहा हूँ, ठीक है समझ में आता, मतलब 4 तक सोच ले रहा एक ही टाइम में, हालांकि उसकी एक भी नहीं हो रही। मतलब अपने घर में अपने चचा को, दादा को, ताया को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा अब्बा को कि एक से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, फिर भी चलो मियाँ भाई बोल के वो 4 पसंद कर ले रहा। लेकिन हालत ये चेहरे के आशिकों की कि सच्चा प्यार जिससे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सालों से रिलेशनशिप जिससे निभा कर चल रहे हैं, अचानक क्या बोलता है, एक लफ्ज़ बोलता हूँ, ब्रेक अप, और फिर दूसरे के पीछे भाग रहा हूँ, और वो ब्रेकअप से पहले इधर की पटरी पूरी बिछा देता हूँ, इधर की कट करने से पहले इधर पूरी चैनलाइज कर लेता, आप बोले ब्रेकअप तुमसे, ये चल रहा है। तो ये सच्चा प्यार है ना, चेहरे के इश्क के अलावा और कुछ भी इसमें हकीकत, इसमें कोई किसी की सिफत अखलाक कुछ नहीं देखता है, दीनदारी कुछ नहीं, वो सिर्फ चेहरा चेहरा चेहरा। ये प्यार कभी भी सच्चा नहीं होता है, ये लव कभी भी सक्सेसफुल लव है ही नहीं, याद रखिए। ये सब पिक्चरों का नतीजा है, और ख़ास तौर से 2 इंडस्ट्री जिसने मुस्लिम्स को या पूरे यूथ्स को हौला और बौला कर दिया है ना, एक हॉलीवुड और दूसरा बॉलीवुड, दोनों ने हौला बौला कर दिया। मतलब वहीं ये चेहरे के आशिक बन जाते हैं देख देख कर, बचपन से फिल्में देखने का असर होता है। तो सच्चा प्यार, बचपन का प्यार सब फालतू बातें, याद रखिए। रियल लव अलग ही होता है, एक सच्ची मोहब्बत अलग ही होती है, वो किसी के कैरेक्टरफुलनेस पे होती है, कैरेक्टरलेस लोगों से नहीं हो सकती है। वो किसी को चेहरा देखकर नहीं होती है, उसके गुण जिसको बोलते हैं उसकी सीरत देखकर होती है, जो आपको दिखती थोड़ी है वैसे, वो तो मालूमात लेने पर, इंस्पेक्शन करने पर, इंक्वायरी करने पर फिर मालूम होता है कि यार कौन क्या है। समझ रहे आप बात? तो ये सब सच्चा प्यार, सब चेहरे का इश्क है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये रियली मिजरेबल लाइफ जीते ऐसे लोग जो इसके पीछे पड़े रहते हैं। इसी तरह तीसरी जो है इसमें याद रखिए वो ये है कि क्यों करते हैं हराम रिलेशन। अभी हमारा रिश्ता भेजने वाले हम, तो रिश्ता भेजना है तो पहले एक दूसरे की ज़रा मालूमात ले लेते हैं, साथ गुजार लेते हैं, ये थोड़ा क्या वेव्स जमती है कि एक दूसरे की तरह मैच कर लेते हैं। देखिए मोहब्बत आपके दिलों में हकीकत में कौन डालता है मालूम आपको? कौन डालता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मोहब्बतें इंसानों के दिल में आती है। इंसान खुद से किसी से मोहब्बत और नफरत नहीं कर सकता, याद रखिए, रब्बुल इज़्ज़त डालता है। समझ रहे आप? तो अभी रिश्ता भेजने वाले हैं, तो रिश्ता भेजने वाले हैं तो लीगल हो गया, उसके लिए बातचीत करना, रिलेशन है, टच कर रहा है, और कभी कभार बात टू मच आगे जीना, जिसको सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक बोलते हैं, जीना तक चली जाती है। इसी तरह चौथी चीज जो है, अभी हमारा रिश्ता जम गया है, अभी तो भेजने वाले हैं, यहाँ रिश्ता हो गया। अब रिश्ता हो गया इसका मतलब मंगेतर हो गया ना, लीगल हो गया फिर हमारा, हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, साथ रह सकते हैं, और लोग पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं, यहाँ तक कि इंसान वो काम भी जो शादी की बात करना चाहिए वो कर ले रहा है, ये होता है। इसी तरह जो है अभी शादी तो करने वाले हैं, अब शादी करने वाले तो इसका मतलब लीगल होगा हम लोगों के लिए सब कुछ करना, ये नहीं, याद रखिए। इसी तरह जो है कुछ लोगों का ये होता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ़लाँ के साथ रहूँ, वो ख्वाहिशात पे चलता है, फ़लाँ के साथ कोई अमल करूँ, याद रखिए। और ये वो लोगों का होता है जो हम जिन्स परस्त होते हैं, मतलब होमोसेक्सुअल्स होते हैं, कि उसका दिल चाह रहा है फ़लाँ मर्द के साथ रहे, हालांकि वो खुद एक मेल है, या फ़लाँ फीमेल के साथ रहे, हालांकि वो खुद एक फ़ीमेल है। यहाँ अपने एहसासात को दबाना एक इंसान के लिए शदीद तरीन ज़रूरत है, इसलिए कि उसको तक़वा इख्तियार करना अल्लाह ताला का, अगर ऐसी ख्वाहिशात भी तो उसको दबा कर उसको अपने ख्वाहिशात को चेंज करने की कोशिश
करना चाहिए, और इसी का तो मोमिन को अजर मिलता है। दिल तो चाहता है बहुत सारे काम करे, लेकिन दीन की वजह से हम नहीं करते, अवॉइड करते, इसी का अजर हमको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हराम रिलेशनशिप्स कैसे शुरू होती है, याद रखिए, स्टार्ट कैसी होती है इसकी। अब मैं समझता हूँ हराम रिलेशनशिप चालू कैसी होती है, मेरे को आपको बोलने की जरूरत नहीं। किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट कैसी होती है बताइए। सबसे पहला होता है इंसान किसी को देखता है, आंखों से शुरू होता है। अगर आंखों से आंखें ना मिले तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। आपने ऐसा किसी को सुना कि मेरे को लग रहा है ये दीवार के बाजू कोई तो भी है और मेरा दिल बोल रहा है कि वो मेरा सच्चा प्यार है, देखा ही नहीं उसने, हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। कैसा होगा ऐसा, समझ रहे आप। तो फर्स्ट है देखता इंसान, और यहां से शुरुआत होती। तो अगर हम हराम रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते तो हम अगर वो समझ ले कि शुरू कैसा होता है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। शुरू कहाँ से होता है, आंखों से। अब अगर आप आंखों से शुरू होता है और उसी को आप अवॉइड कर दो तो कितना बेहतर होगा। तो बहरहाल जो है शुरू कैसे होते पता चल जाए तो हम रोक सकते हैं। याद रखिए, तो पहला है नजर, और अच्छी नजर नहीं, बद नजर बोलते हैं उसको, बुरी नजर। बुरी नजर की वजह से हराम रिलेशनशिप्स की इब्तिदा होती है, याद रखिए। और कुरान क्या फरमाता है मोमिन मर्दों से, सुनिए, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाता कहता है, और मोमिन मर्दों से कहते अपनी नज़रों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। और फिर फरमाया ये उनके लिए बेहतर है, पाकीज़गी के लिए बेहतर है, और जो कुछ लोग करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। तो यहाँ बता दिया नज़रों का नीचे रखना। अच्छा, पहला हुक्म इसको दिया नज़रों को नीचे रखने का। ये आयत जो सूरह नूर की आयत है, इसमें पहले मर्दों से कहा, और इसके बाद वाली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मोमिना औरतों से कहा। मतलब इस आयत के अंदर पहले मर्दों से कहा और उसके बाद सीक्वेंस में औरतों से कहा। क्या कहा औरतों से, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, कि मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। तो पहले हुक्म आया मोमिन मर्दों को, बाद में हुक्म आया मोमिन औरतों को। तो पहला काम क्या करना है, नज़रों से अगर हम इंशाअल्लाह इस परहेज कर ले, नज़रों उसकी बद नज़री से हम एहतियात कर ले, तो हराम रिलेशनशिप की इब्तिदा होती ही नहीं है अंदर की। इसको आम ज़बान में बोलते हैं नज़रों के तीर, है ना। मतलब नज़रों से वो होता है। देखिए, किसी ने किसी को देखा और देखने के बाद ही सारी चीज़ें शुरू होती है। लेकिन अगर कोई ना देखे तो, अब जैसे मिसाल देखिए, हमारे पास एक मसला था। जब मैं छोटा था, हमारे ट्यूशन में एक लड़की ने उसके पेरेंट्स को ला ली थी। उसके अम्मी अब्बा बहुत गुस्से में आ गए थे, बोले क्या हुआ। तो बोला मेरे साथ एक लड़का रहता था, बोले ये लड़का उसको घूरता है, ये लड़का उसको घूरता है। तो वो टीचर जो थे वो काफ़ी मंझे हुए टीचर थे, एक्सपीरियंस्ड। अब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं उनके पास, हालांकि उस ज़माने में कम होते थे आज के मुकाबले में। बहरहाल तो टीचर ने बोला इधर आओ, लड़की को बुलाया, उसके पेरेंट्स थे और इधर लड़के को बुलाया। कहा ये लड़की बोल रही है कि आप इसको घूरते हैं, क्या इसकी हकीकत है। तो लड़के ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लड़के ने ये कहा कि जब भी हम इनको देखते थे ये हमको देखते थे। लड़की से पूछा आपको कैसा मालूम ये आपको देखते, तो बोले जब भी मैडम हम इनको देखते ही हमको देखते रहते थे। तो हुआ क्या था, इन्होंने देख लिए तो उनको लगा उन्हों देख रहे बोल के इन्होंने देखे, फिर इन्हों देख रहे क्या नहीं देख रहे बोल के उन्हों इनको देख रहे थे, इन्हों देख रहे क्या। उनको ऐसा लग रहा इन्हों बार बार देख रहे तो मैंने इनको ज्यादा देखना चाहिए। आप समझ रहे ना। नजर, देखिए नजर कटने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा कहा ना, कोई ये नहीं बोल सकता एक बाजू दीवार के बाजू कोई तो भी मेरा दिल बोल रहा मेरा सच्चा प्यार नहीं होता, देखे नहीं जब तक। नजरें कट गई तो मामले कट हो जाते हैं, याद रखिए। तो नजरों की हिफाजत सबसे मेन चीज है, याद रखिए। किसी ने आपको देखा और आपने नजरों को नीचे कर, आपने किसी को देखा और आपने नजरों को नीचे कर लिया, आपको ऐसा लगा इनको नहीं देखा, आपने नजरों को नीचे कर लिया। ये नजरों को नीचे करना सबसे पहला एक बड़ा सिग्नल है, नो नहीं। और जरा बराबर भी आपने नजरों को थोड़ी देर किसी से मिला दिया, 1 से 2 बार ही काफी हो जाता है और फितना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो नजरों को इंसान समझ लेता है। लेकिन नजरें कैसी होती है ना, इंसान समझ सकता है। छूना कैसा होता है ना, इंसान समझ सकता है। जैसा एक एग्जांपल है, एक छूना होता है जिसको बोलते हैं टच ऑफ लव। मोहब्बत से एक बच्चे के सर पे आपने हाथ फेरा, मोहब्बत से किसी बूढ़े इंसान के सर पे आपने हाथ फेरा, मोहब्बत से शफकत से किसी को आपने उठाया, ये टच ऑफ लव बोलते हैं। और एक होता है वो भी छूना ही होता है, उसको बोलते हैं टच ऑफ लस्ट। वो छूने के अंदाज से सामने वाला पहचान लेता है कि आप किस अंदाज से मुझे छू रहे हैं। आप समझे ना इसको, इतना कॉमन है। तो नजरें भी वैसी होती है, एक नजरें होती है जिसको देखकर पहचान लेता है, और जनरली ऐसा होता है खवातीन नजरों को मर्दों की बहुत जल्दी पहचान लेती है। इसलिए बोलेंगे बहुत ही गंदी नजर का, या बोलेंगे इनको कैसा पता चला आपने, क्योंकि जब मर्द ने उसको देखा, जिस नजरों से उस औरत को देखा, औरत समझ जाती है नजरें उसके लिए ठीक नहीं है, ये नजरें ठीक। देखिए नजरें चीज ही ऐसी है, ये नजरें लोगों के अंदर
दिल की गहराइयों में क्या उमन बता देती है। तो पहला काम, अगर नजरें आपने देखते नीचे कर ली, बात फिनिश हो गई। अच्छा, एक जमाना ये था, वो भी कोई सही नहीं था लेकिन था जमाना, और नेचुरली भी आप देखें तो नेचर के अंदर कौन सा जेंडर किसके पीछे भागता है? नेचर में क्या होता है? मेल जेंडर फीमेल के पीछे भागता रहता, कहीं भी आप देखिए। बहुत जैसा आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, मुर्गा मुर्गी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक्सप्लेन, उसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इतना नेचुरल है, आपको पता है। मेल फीमेल के पीछे भागता है, ये पूरा नेचर है। इंसानों में भी सेम नेचर है। कौन भागता है फीमेल के पीछे? मेल फीमेल के पीछे ही भागता है। ये पूरी फिल्में आपको अगर 1990 तक और 2000 तक भी देखे तो यही थी। लेकिन शैतान ने ऐसा मगालते में डाला, अब फीमेल मेल के पीछे भाग रही, लड़के बचना चाह रहे और लड़कियों से। क्योंकि मीडिया ने ऐसा उनके ऊपर डाला कि अगर तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो तू तो बेचारी है रे। तो दूसरी लड़कियां, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, अरे अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो दोनों सहेलियां मिलकर उनके लिए क्या ढूंढ रही है? बॉय फ्रेंड ढूंढ रही। ये हाल है। मतलब कॉलेज में एक लड़का चले गया, कॉलेज में एक लड़की चले गई और उसका जीएफ और बीएफ नहीं है। समझ गए ना? ये तो बहरहाल आप समझते हैं, मैं कहाँ, हो सकता है इससे भी अलग कोई कोड होंगे आपकी, मुझे नहीं पता। बहरहाल जीएफ नहीं, अरे बीएफ नहीं तेरा, मतलब एकदम वो है। तो इधर भी हमारे लड़के जो है, अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो उसको खामो खा उन्हें देख रही, तेरे को ऐसा लग रहा। उधर से एक बोलते, तू भी उसको देखने लगा और बोल इन्हें देख रहा तेरे को, कि तो मेरा मजबूर और माजूर भाई मोहब्बत का प्यासा क्या करेंगा, अकेले कैसे जिंदगी गुजारेंगा, तो मैं ढूंढूंगा इसके लिए एक गर्लफ्रेंड। तो उधर भी वही हाल है। उधर भी ऐसा है कि वैसे लड़कियों के पीछे लड़के पूरे ही भाग रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब लड़कियों को भी अंदर एक मिजाज शैतान ने डाल दिया कि तुम्हारे लिए भी कंपलसरी है, आते ही तुम किसी को बॉयफ्रेंड बना दोगे तो नजरें बद से बच जाएंगी, है ना? तो अब जैसा तुम बहुत खानदान मालदार है तो तुम मालदार लड़कों को ढूंढ रहे हैं, आप समझ रहे ना? तो वैसा कर, ये सिर्फ रिलेशनशिप 11-12 तक रहने वाला है, उसके बाद नहीं चलता हो। कोर्स अगर बदल गया तो तेरा तू देख मेरा मैं, है ना? अब मैं एमबीबीएस जा रही और तेरे से थोड़ी कर सकते, तू बीए में जा रहा, अब चल, अब कोई हकीकत नहीं रही इस मोहब्बत की। तो ये हो रहा है, लड़कियां तक भाग रही लड़कों के पीछे, बड़ी अफसोस की बात है। वो पहला वाला भी गलत था जमाना, ये तो खतरनाक है ना। और मतलब अल्लाह ने जिसको खूबसूरत बनाया, जिसकी खूबसूरती में लोग मिट रहे हैं, वो खुद ये तलाश करे कि मेरे साथ कोई रहे, कैसी अजीब बात है ना। शैतान ऐसे ही करता है, बुराई को इतना चमका दिया कि आज वो अच्छा ही नजर आने लगी। बहरहाल, तो पहला काम आप नजरों को नीचे कर दें, निगाहों से ही मसला शुरू होता है। इसलिए कुरान ने क्या कहा, नजरों को नीचे रखे और शर्मगाह की हिफाजत करे। पता चला अगर निगाहों की हिफाजत नहीं होंगी तो शर्मगाह की हिफाजत करना पॉसिबल नहीं है। हर किस्म के चीजों, बुराई की तरफ ले जाने वाली चीजों को भी देख के आपको नीचे रखना है। ऐसा कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर आपको लगता है मेरे साथ मैं भी कोई गर्लफ्रेंड हो, मेरी बॉयफ्रेंड, तो वो चीज को भी नहीं देखना आपने, क्योंकि क्या होता है उससे ख्वाहिशात जागती है। तो ना खुद देखना है ना ऐसी चीजों को देखना जो इस रिलेशन, जो हराम रिलेशन की तरफ मुझे और आपको ले जाते, उससे हमको अवॉइड करना। ये बड़ी अहम चीज याद रखिए। दूसरा याद रखिए, हराम रिलेशनशिप याद रखिए कैसे शुरू होती है, याद रखिए वो फिजिकल टच। कभी ठीक है आंखों से नहीं वाले, फिजिकल टच। कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ माहौल में ऐसा होता है कि लोग समझते हैं फिजिकल टच बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम साथ रहे। हाथ मिलाना गैर महरमों से, ऑफिस कल्चर में, माहौल के अंदर, आसपास। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन कल्चर की खुसूसियत ये है, इंडियन कल्चर में फीमेल जो हाथ नहीं मिलाती मेल से, चाहे कितनी बड़ी ऑफिसर है, हमने देखा कितना ही कुछ रहे, ये कॉमन नहीं याद रखी। कभी देखा आपने आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स लेडीज हाथ मिला रही किसी से? नहीं मिलाती। तो ये कल्चरल पार्ट है हमारा इंडियन कल्चर का, बहुत अच्छा माशाल्लाह पार्ट है ये कि नहीं मिलाती। बट फिर भी जब हम इसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि लड़कियों से हाथ मिला रहे हैं, पहले तो ये जनरल हो जाता है, कैजुअल शुरू होता है, ऑफिशियल शुरू होता है, लीगल शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, ये टच इंसान को फिर मुख्तलिफ बुराइयों की तरफ आमादा करना शुरू कर देते, याद रखिए। तो ये फिजिकल टच, लेकिन नॉन सेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल टच बट नॉन सेक्सुअल, लेकिन ये फिजिकल टच है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल नहीं है। तो वहां से ये बहुत सारी चीजें शुरू होती है, याद रखिए। एहतियात कीजिए, फिजिकल टच से बिल्कुल बचिए। ये सेकंड चीज होती है, याद रखिए, जिससे हराम रिलेशन शुरू होती है। थर्ड हराम रिलेशनशिप क्यों शुरू होती है? वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से। अब आप बोलेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप कहाँ से आ गई, नजर नहीं है, टच नहीं किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये होता है, अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियां तय कर लेते हैं कि हम इतनी इतनी उम्र में सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाएंगे, फिर कोई भी मिल जाए रास्ते का चलते फकीर क्यों ना हो। और उनके ट्रेंड्स होते हैं। अल्लाह ने इस कौम को महफूज रखा, अल्लाह आगे महफूज रखे। लेकिन सिस्टम होता है, ग्रेजुएट हो गए हम तो आज हम लोग वर्जिन नहीं रहेंगे, लोग तय कर लेते हैं। तो उनका कोई नज़र से रिलेशनशिप नहीं बनता है, कोई टच नहीं होता है, डायरेक्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप से उनके रिलेशनशिप चालू होते हैं।
अल्लाह महफूज रखे इस कौम को, लेकिन उमूमन दूसरी कौमों में मैंने ये चीज़ को आम देखा हो, और मुस्लिम्स भी इसको एज अ ट्रेंड फॉलो करना चाह रहे हैं। नहीं कर सकते तो एहसास रख रहे, काश मैं भी कर सकता या कर सकती। आप समझ रहे बात को? तो लिहाजा सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी शुरू हो रहा है, याद रखिए, ये भी हमने देखा हो रहा है। और मैं जानता हूँ, आप लोग सब जानते हैं, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। खबरदार होना, जिना के करीब भी ना फटकना। सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक करने की सोचना भी मत, फटकना भी नहीं, करना तो सेकेंडरी केस है, उसके तरफ मुतवज्जे भी नहीं होना। इससे उलमा लिखते हैं हर वो काम जो इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है उससे भी बचना उतना ज़रूरी जितना सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक से बचना ज़रूरी जिना से। हर वो चीज़, वो फिल्में, वो ड्रामे, वो गाने, वो मूवीज़, वो सारी चीज़ें जो इसकी तरफ प्रमोट करती है कि हम इसकी तरफ जाए, वो सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। वरना फिर कैसे आप जिना से बचेंगे जब आप ऐसे कंटेंट से नहीं बचते हैं जो कंटेंट आपको उसकी तरफ उभारता है और उसकी तरफ ले जाना चाहता है, तो उससे ही बचना। याद रखिए, सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सुनिए, जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। कितनी खतरनाक बात है ना, जिना करने वाला जब जिना करता है मोमिन नहीं रहता। दूसरी रिवायत ने फरमाया जो शख्स जिना करे और गैर शादीशुदा हो 100 कोड़े लगाए जाए और 1 साल जला वतन किया जाए, और शादीशुदा हो तो उसको संसार किया जाए, मतलब सजाए मौत है उसके लिए। लेकिन ये हम और आप नहीं दे सकते, ये जुडिशियल प्रोसेस के बाद होता है पूरा, याद रखिए। समझ रहे हैं बात को? तो इतनी सख्त सजाएं जिस चीज़ के लिए सुनाई, हम लोग उसको मामूली समझ रहे हैं, हम लोग उसको मजाक समझ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बॉयज़ का ये होता है, लड़कों में मैंने खासतौर देखा, यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, ठीक, लेकिन ये चीज़ अपनी बहनों के लिए आप अलाउड नहीं करते हैं, यार उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ दोगली पॉलिसी हुई नहीं फिर ये, मतलब किसी की बहन पे आप नज़र डाल के उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और अपनी बहन पे कोई नज़र भी डाले तो बोले उसकी आँख फोड़ दूंगा, उसकी जान ले लूंगा। भाई ये कौन सी बात हुई? तो एक तरफ जज्बा आपका अलग है, दूसरी तरफ जज्बा आपका अलग है। आप समझो इस जज्बे को। अगर आप इतना भी समझ लें, किसी गैर महरम औरत पे, शादीशुदा और गैर शादीशुदा, आप नज़र डाल रहे बुरी, तो ये सोचिए आपके घर की शादीशुदा और गैर शादीशुदा महरमात पे कोई नज़र डाले तो आपको कितना बुरा लगेगा। नहीं सोच रहे, चूंकि मीडिया ने हर किस्म की गंदगी को आम कर दिया, जिससे रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो गई। मतलब किसी ज़माने में तो लड़कियों को बचना था, अब लड़कियों की माओं को बचना है, हालत ये हो गए। समाज में कुछ भी नहीं रिलेशनशिप के नाम की चीज़, हर आदमी दूसरी बस औरत दिख रही है उसके पीछे भाग रहा है, इतना कॉमन हो चुकी बुरा, याद रखिए। तो हमको इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। अब हराम रिलेशनशिप में कोई हो तो हराम रिलेशनशिप को छोड़ने का तरीका क्या है? अब कोई इन्वॉल्व था, अब समझ में आया कि जिना इतनी बुरी चीज़ है, किसी को फीमेल को टच करना इतना बुरा काम है, इस्लाम ने इतनी सख्त सज़ाएं सुनाई जो जिना करते हैं या ऐसे काम करते हैं, हमें बचना चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? तो हराम रिलेशनशिप छोड़ने का तरीका क्या है? तो याद रखिए, सबसे पहले हम इस बुराई को समझें और इसके नताइज को समझें कि इससे कितने नुकसान होते हैं। ये बुराई को समझिए पहले कि हराम रिलेशनशिप क्या होते हैं और इसके होने वाले लॉसेस क्या है। अगर ये रिलेशनशिप को रोका नहीं गया तो ना जाने पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जो उनकी औलाद नहीं है, जिस शौहर के साथ वो औरत रह रही है। नतीजा क्या होगा मालूम आपको? वो बच्चा इस बाप की विरासत का हिस्सा बनेगा जो कि उसका बाप नहीं है, उसकी माँ का शौहर है सिर्फ। वो बच्चा जब पैदा होगा, जितने लोगों को महरम समझेंगे हम, वो उसकी गैर महरम औरतें होंगी। जैसा इसकी बहन लड़के की, उसकी फूफी हो ना, लेकिन वो फूफी नहीं, चूंकि वो किसी और की औलाद है। आप समझ रहे हैं? तो सिर्फ लड़की की बुराई नहीं, लड़कों की भी है ना, किसी और का नुत्फा है जिसकी वजह से ये बच्चा पैदा हुआ, वो भी गुनाहगार, ये भी गुनाहगार। कितने नए गुनाह इससे पैदा होने वाले, कितना फसाद समाज में फैलेंगे, आप सोच रहे हैं? आप तो इसको मजाक समझते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप का एंड जिना पे ही होता है। मुझे याद रखें, ये देखने का, ये फिजिकल टच का लास्ट नतीजा ये है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, और वलदुज़्ज़िना, या जिना हो जाएंगे। ठीक है, औलाद पैदा होना सेकेंडरी केस है, ये कॉमन होता चला जा रहा है। याद रखिए, तो सबसे पहले इसको समझें, हराम रिलेशनशिप क्यों हराम है, और बचने की कोशिश करें इसके ख़तरनाक नताइज की वजह से। वो चाहे कि सादा लव अफेयर हो सकता है, समझ ना, किसी से मोहब्बत का दावा हो सकता है, या इसी तरह और कुछ हो सकता है, उसको वो करें। दूसरा, इन सब बातों को पता करें कि कहीं ये बीमारी हम में तो नहीं है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको जब भी बुराई का आता हम दूसरों की आंखों में गंदगी, खराबी तलाश करते हैं, अपनी आंखों को नहीं देखते। मतलब कोई चीज़ अगर बुरी दिख रही है आईने में, तो आईना भी साफ नहीं कर रहे, अपना मुंह भी नहीं देख रहे, क्या प्रॉब्लम है ना, उसमें है या इसमें है। हम समझ रहे दूसरे लोग ही ख़राब है, वो ये करते होंगे, तो अपने आप को जांचने की कोशिश करें। अब हराम रिलेशनशिप से कैसे बचे? पहला तरीका, सबसे पहले अगर आपका किसी से भी रिलेशन है, किसी भी किस्म का, आप किसी भी लेवल पर होंगे, उसमें हम कोई डिटेल में नहीं जाते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले मैरिज कर लेना, शादी। अब कोई आगे बोलेंगे, अरे फैज़ भाई आपने तो ये बोल दिया, मैं तो 10वीं में छूँ। अरे भैया अभी तो तू बड़ा होने का टाइम है तेरे, ये इतने जल्दी तो 10वीं में तो शादी का रिश्ता नहीं बचता ना। कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली हम 21 से पहले तो मैरिज भी नहीं, पहले तो भी लड़कियों का 18 था, बॉयज़ का 21 था, अब दोनों का
21 हो चुका है तो वो तो लिमिट बढ़ाते जा रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कम होते जा रही है। यूके के अंदर 16 के अंदर निकाह कर सकते हैं आप, 18 के अंदर तो खुद कर सकती है लड़की, 16 के अंदर कंसर्न मतलब फैमिली में से मदर या फादर दोनों में से कोई कंसर्न देते गार्डियन हो जाएगा 16 में, 18 में खुद से कर सकती। यहाँ तो आप लिमिट उसकी बढ़ाते जा रहे हैं ये सोच के कि उससे औरतें तालीम याफ्ता होंगी। अरे तालीम याफ्ता तो होंगी लेकिन बाकी सारे इश्यूज तो बोले लिव इन लीगल है, मतलब सेक्स की कोई एज नहीं है, मैरिज की एज है लेकिन 21, सेक्स की कोई लिव इन रिलेशनशिप कभी भी शुरू हो सकता है। कैसी अजीब बात है ना। बहरहाल तो हमको सबसे पहले निकाह कर लेना है, जो भी लिमिट में रिलेशनशिप है आपके, आपको लगता है अच्छा है तो वो लड़की अपने वालिदैन से बात करे, लड़के के पास रिश्ता भेजे, वो लड़का अपने वालिदैन से बात करे और लड़की के पास रिश्ता भेज दे, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब शादी नहीं करने के हमारे पास 1000 रीजन्स है और अफेयर करने के हमारे पास 1000 रीजन्स है। शादी के जब बोलेंगे तो अरे यार कौन देगा मेरे को, मैं तो कमाता नहीं, अरे यार अभी तो पढ़ना है अपने को, अरे यार अभी तो पैसे नहीं शादी के लिए, अरे यार अभी तो फुला करना है, अरे यार खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या, अरे यार कई बहाने, 100 से ज़्यादा नहीं 1000 बहाने। और रिलेशनशिप कायम करने के भी 1000 बहाने, मैं अकेला है यार, सबकी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी होना चाहिए, मतलब हराम काम करने के 1000 रीजन है हमारे पास और हलाल काम नहीं करने के 1000 रीजन है हमारे पास। तो शादी कर लो तो लोग नहीं करते। तो पहला काम क्या करना है आपको, मैरिज, ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको ये बोले कि क्या आदमी की मैरिज हो सकती है, हाँ अगर 21 ईयर्स एज है, ये लीगल एज है हमारे पास इंडिया में, तो मैरिज तो बिल्कुल हो सकती है। मैरिज होने के बाद विदाईया कभी भी हो, मसला नहीं, रस्म नहीं। रस्म बोले तो फिर वो मंगेतर वाला फिर गलत रिश्ता हो जाएगा, वो भी हराम रिलेशन है। रस्म नहीं, मैरिज हो गया, शादी हो गई। अब आप कॉलेज में साथ बैठो, कैंटीन में साथ खाओ घूमो, और फिर वो विदाई की कभी होंगी जब भी होंगी, लेकिन मैरिज तो हो गया ना आपका, लीगल तो हो गया आपका रिलेशनशिप। आप समझ रहे बात। तो पहला काम है निकाह, ये सबसे पहले कर लेना, याद रखिए, इसके लिए कोई बहाने नहीं चलेंगे, याद रखिए। निकाह सबसे पहला काम है जो मुझे और आपको करना है, इसलिए कि अगर निकाह ना हो, तालीम याफ्ता तो आप हो जाए और ईमान खो बैठे, क्या करेंगे? समझिए आप बात को। आप ठीक है बोल रहे मैं कमाता नहीं हूँ, आप लेकिन ठीक है कमाते नहीं, लेकिन बाकी बुराइयों के लिए भी तो आप ये सोच रहे कि मैं कमाता नहीं तो अफेयर कैसा करूँ, मैं कमाता नहीं तो लव कैसा करूँ, मैं वो सब करते जा रहे आप। लेकिन यहाँ लीगल बोले तो नहीं शादी कैसा करेंगे, अपन कमाते नहीं, अपन दमाते नहीं, तो फिर दूसरे काम भी मत करो जो कमाते नहीं, तो वो सब कर रहे हो सिर्फ शादी नहीं करते हो। ठीक है, तो पहला काम है निकाह कर लेना। अब ऐसा हो गया कि आपने निकाह का इरादा किया, लेकिन अब नहीं हो रहा किसी वजह से, फुल स्ट्रगल कर लीजिए जितने दिन कर सकते और जितने साल कर सकते। हराम रिलेशनशिप नहीं रहेंगे लेकिन लीगल रिलेशनशिप, निकाह का पैगाम भेज दीजिए। अब आपने सब कुछ कर लिया लेकिन उनकी तरफ से ना आ गई, लड़की वालों की तरफ से ना आ गई, लड़के वालों की तरफ से ना, कुछ भी हो सकता है ना। अब न आने के बाद क्या करना है, सेकंड काम करना है। शादी नहीं कर सकते तो याद रखिए, अगर उनके तरफ से ना आ जाए तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दीजिए। अब कोई चारा नहीं आपको आगे बढ़ाने का, ना आगे बढ़ाने का कोई हल है, अपनी लाइफ को यहाँ से आपको नई स्टार्ट लेना है। और ना रोते बैठने का टाइम है, ना ये सोचना कि अब शादी नहीं करूँगा फिर शादी मसला पूछेंगे, जन्नत में जिससे मोहब्बत करते शादी हो सकती है उससे, वो चक्कर में मत जाइए। ज़िंदगी बहुत लंबी रहती है, इंसान बगैर निकाह के जी नहीं सकता है, तो उतने लंबे लंबे प्लानिंग मत कीजिए, अभी उसको ख़त्म कर दीजिए दोनों तरफ से, कि अब हम ये रिलेशनशिप में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं रहेंगे जिसको हमारे दीन ने मना कर दिया। फर्स्ट मैरिज के लिए जाइए, नहीं हो पा रहा, मैं तो कह रहा हूँ ना सालों साल इंतजार कीजिए कि क्या हो सकता है। अभी तो आप 12th में एक रिलेशनशिप हो गया किसी से, आपके पास ग्रेजुएशन का पूरा टाइम है, पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है, 5-7 साल है, मनाते रहिए। अभी भी पेरेंट्स नहीं मिले, लेकिन उसमें अभी से मिल नहीं सकते, फिजिकल टच नहीं कर सकते, वो सब लिमिट्स आपको पता होना चाहिए। मैं आगे इंशाल्लाह वो रखूँगा वो सब चीज़, ठीक। तो बहरहाल वो तो नहीं कर सकते आप, तो अब क्या करना है, आपको अलग हो जाना है। सब कुछ ट्राई कर लिया, अब नहीं हो रहा, तो अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना। ये उसी सूरत में जब शादी आप नहीं कर सकते और पहले से आपने रिलेशनशिप बना लिया जो कि सही नहीं था, अब जो हो गया सो हो गया, अब हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे उसके। अब क्या करना है आपको, मैरिज नहीं हो रहा है तो फिर उसको ख़त्म करना। कैसे ख़त्म करेंगे, अब उस आदमी से कोई वास्ता आपका नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर है तो उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बोले को तो याद ही से बोले मैंने ही दिलाया था, रिचार्ज भी मैं कर रहा, मैंने कहा बोले कैसा करूँ, तो रिचार्ज बंद कर दीजिए, नंबर डिलीट कर दीजिए। अगर आपके नाम पे है तो उसको नंबर को वापस ले लीजिए, ख़त्म कर दीजिए उसको, ठीक है। इसी तरह जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पे उससे अटैच थे, सब चीज़ें ख़त्म करके ब्लॉक कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, अनलाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हो, आपका अकाउंट डिलीट, क्योंकि आप देखिए लास्ट आपने पूरी कोशिश कर ली। दो मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता आपने फरमाया वो निकाह है। अब ख़त्म हो गया, ये चांस नहीं रहा, किसी वजह से नहीं रहा, क्यों नहीं हुआ मैं रीजंस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब नहीं हो सकता है, तो अब रिलेशनशिप ख़त्म करना है।
मोबाइल नंबर डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दीजिए, जितने सोशल मीडिया उस पर अनफॉलो, और वो जो चीज़ें हो सकती है डिसलाइक वगैरह, ब्लॉक, अनफ्रेंड और सारी चीज़ें कर दीजिए। हो सकता है अपना आईडी बंद करके ख़त्म कर दीजिए। एक नई लाइफ की आपको शुरुआत करना है। नई लाइफ बोले तो अब ये नहीं कि अब नया जाल ला के फिर से वो नई लाइफ नहीं। नई लाइफ से मुराद ये कि अब आप लीगल वे में, पहले तो अफेयर आपने पहले ही कर लिया था, शादी बाद में भेजी लेकिन वो नहीं हो सका, अनसक्सेसफुल रहा। अब लीगली जो शरई एतबार से है रिश्ता भेजिए और जो कर सकते हैं वो करें। पहले तो फर्स्ट से आपने जो कोशिश करना थी कर ली, चाहे जितना भी टाइम लगे। नहीं हो पाया तो ये सोल्यूशन ही है, अब उसको आपको ख़त्म करना है। हर ऐसी चीज़ से बचे जो हराम रिलेशन की तरफ आपको फिर ले जाएंगी। चलो इससे तो ख़त्म हो गया, फिर आप वो मायूसी भरे गाने सुन रहे, इश्क मिजाजी वाले सॉन्ग सुन रहे, फिर नया अट्रैक्शन। इसी तरह जो है हर ऐसी चीज़ जिसके पढ़ने से आपको प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ की तरफ जाते हैं। मोहब्बत भरे शुमारे, है ना, बहुत से लोगों को शौक होता है मोहब्बत भरी कहानियों, किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो किताबें सुन रहे हैं लोग, पढ़ नहीं रहे, है ना। पहले तो वो पढ़ते थे तो अच्छी बात थी, आजकल क्या हो गया, पूरे ऐप्स आ गए जो किताबों को आपको सुना देते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे वो उसके कभी कभार होता है ना, वीडियो से पहले थोड़े से आड़े आते, अरुण एक लड़का था, उसको फलां से मोहब्बत थी, और ऐसे मीठी आवाज़ में बहरहाल वो चल रहा है और ये सुन रहा है। उसका मतलब अब कहानी पढ़ के सुना रहे, कान में डाल के सुन रहा है। ये सब चीज़ें, इश्क मिजाजी वाली शायरियाँ, इश्क मिजाजी वाले गाने। अच्छा, कौन से गाने इश्क मिजाजी तरफ नहीं ले जाते आपको, हर उसमें बुराई है। ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में, ऐसे शुमारे, हर वो चीज़ से बचे जो यहाँ से ले जाते हैं। और अपनी सोहबत को बदल दें। वो दोस्त जो आपको इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना, मैं जानता हूँ इसमें ये साइड हीरो और साइड हीरोइन का सबसे बड़ा दोष रहता, आपका नहीं रहता। मेन आप हीरो है समझ लीजिए, आपका कोई दोष नहीं हो, दूसरा बोलता देखो देख रही। वो जो साइड हीरोइन रहती है ना लड़की के साथ, तुमको उन्होंने देखते, वो सबसे भयंकर आग लगाने वाले, है ना। वो लोगों से आप बचिए। ये क्या करेंगे फिर, अभी आपका छूट गया ना, और ये मेरा दोस्त बड़ा मायूस है, चल कोई लाते पकड़ के। मतलब मायूस है वो, जानवर थोड़ी, कोई दूसरा जानवर लाएंगे आप पकड़ के, लीगली मैरिज करना है आपको उसकी, ये थोड़ी तमाशा। लेकिन बस ये जो साइड रोल प्ले करते हैं ना, बहुत डेंजर लोग हैं याद रखिए। ये लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और यही लोग मेन होते हैं जो कल्प्रिट सबसे पहले आपको रागिब करते हैं बुराई की तरफ। शैतान आके डायरेक्ट कान में नहीं डालता, शैतान इनके कान में डालता हो और ये आपके कान में फूकते फिर आकर, और ये सबसे पहले वजह बनते, याद रखिए। महल्ले में जा रहा था ना, तू जाता ना, उन्हें देखती, है ना, अब इन्हें बहका दिया, उसको देखती नहीं देखती, सेकंड पार्ट, उसको क्यों बोला, तो वो लड़का देखे ना तुमको देखते हुए जाता, अब यहाँ से सारी बुराइयां शुरू होती। तो ऐसी सोहबत, ऐसी मजलिस है, ऐसी महफिल है, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल अवॉइड करें। ये बहुत ही अहम चीज़ है, याद रखिए, अगर आपको ख़त्म करना है रिलेशन। ठीक है, तो ये दूसरा होगा। तीसरा क्या करना है, अब शादी नहीं कर सक रहे, उससे रिलेशनशिप तोड़ दिए, अभी नेक्स्ट आपका बाकी कुछ होने तक रोज़े रखे, इसलिए कि रोज़े रखना बड़ी अहम चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की रिवायत में क्या फरमाया, देखिए, आपने फरमाया कहा है, नौजवानों, अगर तुम में से जो खर्च की ताकत रखते हो निकाह के लिए, मतलब शादी भी बच्चों को पालने के लिए जो खर्चा आता है, तो निकाह कर ले। ये आँखों को नीचा कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो खर्च की ताकत नहीं रखता है इस मामले में, वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा इसकी ख्वाहिशात नफसानी को तोड़ देता है। तो क्या करे फिर वो, पहला स्टेप तो हमने देख लिया, दूसरा स्टेप हमने देख लिया, तीसरा स्टेप वो रोज़े रखे फिर कसरत से, नफिल रोज़ों में इजाफा करे। जुमेरात और पीर का रोज़ा नफिल है, ये सुन्नत भी याद है कि आप हमेशा रखते हैं। अय्याम 20 के रोज़े, जो 13, 14 और 15 चांद की तारीख होती है, उसका रखिए। उसके अलावा नफली रोज़े कितने और हैं, रमज़ान का 1 महीने के रोज़े, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े, उसके बाद मुहर्रम में आप रोज़े रख सकते हैं। रोज़े तक कभी बहरा रखा जा सकता है, तो रोज़े रखने की ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम कोशिश करें। तीसरा काम। चौथा काम जो हम कर सकते हैं, याद रखिए, वो क्या है, हर ऐसी चीज़ से बचे जो इंसान को हराम रिलेशनशिप की तरफ ले जाती है, जो उसकी तफसीलात में रख दिया, गाने, मोहब्बत भरे शुमारे, ये वगैरह। और 5वीं चीज़ याद रखिए, अपनी सोहबत और दोस्तों को बदले, इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने बहरहाल रख दिया। तो ये 5 चीज़ें थी, याद रखिए, जिसके ज़रिए हम जो है हराम रिलेशनशिप से जब बच गए, जब तोड़ना है, ख़त्म करना है, तो उसका ये तरीक़ा है। ठीक है, अब हराम रिलेशनशिप वाली गलती हो गई, इसमें इंसान था, तब तौबा कैसे करे अपने रब से, क्या करे इसके लिए स्टेप। तो याद रखिए, शादी कर लेना वगैरह वगैरह तो बोल दिया मैंने, वो स्टेप तो हो गए, अब वो नहीं हो रहे। अब क्या करना है स्पिरिचुअल लेवल पर, वो आपको बता रहा हूँ। पहला, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। एक तो शादी कर ले, शादी करे भी तो तौबा इस्तिग़फ़ार है, इसलिए कि वो गलत तरीके से उसने शुरुआत किया, और नहीं होती तो भी तौबा इस्तिग़फ़ार करे। किसी इंसान का दिल तो टूटा, किसी इंसान को तकलीफ़ तो हुई, हो सकता है लोग बदनाम भी हुए होंगे, हो सकता है लोगों पर केसेस भी हुए होंगे, हो सकता है ये बात उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आड़े आए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आए। लड़का होने के
नाते तो हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, तो लड़के तो कुछ भी कर ले बच जाते हैं, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी तो मैंने बर्बाद होते हुए देखा एक बार ये हो जाए तो। और बेचारियाँ इतनी जिसको कहेंगे एहसासात इतने ज़्यादा उनके अलग होते हैं, कोई ख़ुदकुशी कर ले रहा है, कोई लटक जा रही है बेचारी, कोई अपने आप को मार ले रही है। वो जो बुरी लड़कियाँ वो तो बुरी है, उनको तो कोई मसला नहीं, एक जाएगा दूसरा आएगा सोचती हो, लेकिन वाकई में अगर कोई अच्छी लड़की थी, अच्छा लड़का था, लेकिन ये चीज़ उससे हो गई, वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी जान लेना है या अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, शादी नहीं करना, नहीं। तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वालों को पसंद करता है और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। तो तौबा कीजिए और दिल की पाकीज़गी इख्तियार कीजिए। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया और कहा, ये रिलेशनशिप किसी भी हद तक अगर गए होंगे, अब शादी अगर नहीं हो सक रही किसी वजह से, तो याद रखिए तौबा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, हमारे नौजवान गलत तरफ चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो माँ बाप बदनाम हो जाएंगे, अब तो फला होगा, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। ये रास्ता नहीं है, ये एंड आपका नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है, हर गुनाह माफ़ हो सकता है। अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरी जानिब से कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, जुल्म किया है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्शने वाला है और वो बड़ी बख्शिश वाला और रहमत वाला है। तो तौबा कीजिए, गलत डिसीजन मत लीजिए। वालिदैन और घर वाले नहीं मान रहे तो गलत रास्तों पे मत जाइए, अपने आप को और दूसरों को तकलीफ़ मत पहुंचाइए, खामोखा बदनामी का सामान ज़िंदगी भर के लिए मत जमा कीजिए। अल्लाह से तौबा करें, पहला काम। दूसरा काम, आइंदा ऐसा ना करने का अज़्म कर ले कि आइंदा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम नहीं करूँगा, उसका पक्का अज़्म करें। और थर्ड ये कि इस बात को किसी से शेयर ना करें कि ये मैं इसके साथ अफेयर था या इसके साथ मेरा रिलेशन था, ये शेयर ना करें। या लड़की भी ना करे, लड़का भी ना करे, इसलिए कि क्या होगा, इससे वो लड़का और लड़की बदनाम हो जाएंगे और उससे बहुत नुकसान उनको हो सकता है उनके आगे वाली ज़िंदगी में। याद रखें, समझ रहे आप बात को। तो लिहाजा इस बात को किसी से शेयर ना करे और बात को वहीं ख़त्म कर दे। याद रखिए, ये इसका तरीक़ा याद रखिए। तो लिहाजा इंसान है, इंसान को मोहब्बत होती है, मोहब्बत करना बुरा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम कहता है मोहब्बत का सही तरीक़ा ये है कि इंसान उस औरत से शादी करे और जिससे इतनी मोहब्बत का उसका दावा है, फिर उस दावे को सच कर बताए शादी करके, उसकी ज़िम्मेदारी लेकर। ये नहीं कि इंसान हर साल ये सोचे कि बस एक साल इससे मोहब्बत, दूसरे साल उससे मोहब्बत, लड़की ये सोचे। ऐसा करेंगे तो इंसानी समाज तो जानवरों जैसा हो जाएंगे। बताइए, आप सोचिए ना आप खुद। अच्छा, जो रिलेशनशिप में कुछ मर्द खुद रहना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं घर की दूसरी औरतें ऐसे रही? आप नहीं चाहते। औरतें ऐसी रही, वो चाहते हैं उनके बच्चे ऐसे रहे? आप नहीं चाहते। समझिए इस बात को। कहीं ना कहीं आपका दिल भी कोसता होगा और आपको एक एहसास दिलाता होगा कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम सुनते नहीं, याद रखिए, और आगे बढ़ते चले जाते। तो हमें इसे करना है। इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। मोहब्बत एक जज्बा है, लेकिन उसको लिमिट में रखना है। हर जज्बे को लिमिट में रखना है आपको। ये ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला। अगर ये जज्बा ना होता तो दुनिया में इंसानियत आगे कैसा बढ़ती, बताओ। अरबी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज आते हैं जो मोहब्बत के लिए अदा होते हैं। हर अल्फाज अलग माना लिए होता है। तो मोहब्बत कॉमन वर्ड है अरबी में। उर्दू के अंदर आके वो मोहब्बत बोले तो लव के लिए यूज़ होता है, इंग्लिश में लव बोले तो हर किस्म की चीज़ के लिए लव ही, उनका दूसरा ही नहीं। लेकिन अरबी में आप आ जाए तो मोहब्बत वो जो अल्लाह से भी हो सकती है, उसके रसूल से भी हो सकती है, इंसान से भी हो सकती है, जानवर से भी हो सकती है। इंग्लिश में लव और मोहब्बत बोलते हैं। ये जज्बे को इस्लाम ने सराहा, उसको लेकिन कहा लिमिट में रखा जाए। ये गलत नहीं है जज्बा, लेकिन इसको लिमिट दी जाए। और इसकी लिमिट क्या है? लीगल वे में मैरिज किया जाए। ये नहीं कि हर आदमी दूसरी औरत को इस्तेमाल करने का सोचे और हर दूसरे आदमी को इस्तेमाल करने का सोचे। इससे मैं देख रहा हूँ अक्सर औरतों का इतना नुकसान हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि मर्द तो अपना फ़ायदा उठा ले रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद करके आगे निकल जाते हैं। उन बहनों से निकाह करने वाला दूसरा आदमी नहीं होता है, चाहे वो मेरी मुस्लिम बहनें हो या गैर मुस्लिम हो। सिंगल मदरहुड में ज़िंदगियाँ गुजार रही, बच्चों को पाल पाल के परेशान है। समझ रहे हैं बात को? तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। वो मर्द जो वाकई में आपसे मोहब्बत करता है ना, फिर आपसे शादी करता है और शादी करके जिम्मेदारी निभाता है। वो औरत जो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, वो होती है ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहती है। ये नहीं कि सिर्फ माल की हद तक, एजुकेशन की हद तक, खूबसूरती बाकी रहने की हद तक, हर बार। समझिए उस चीज़ को। इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है मुगीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, जो हदीस के रावी भी है, वो कहते हैं मुगीज़ का चेहरा मुझे आज भी याद है। मुगीज़ रो रहे थे और उनकी दाढ़ी तक आंसुओं में तर थी। वो रो इसलिए रहते कि उनकी जो बरीरा थी, ग़ुलामी में जब इंसान होता है ना और जिसके साथ रहता है, शादी करता है,
आज़ाद होने के बाद दोनों को इख्तियार होता है साथ रहना है या नहीं रहना है। तो बरीरा को आज़ाद कर दिया गया था, मुग़ीज़ ग़ुलाम थे। तो मुग़ीज़ रो रहे थे कि बरीरा ने यह फ़ैसला लिया कि मैं मुग़ीज़ के साथ नहीं रहूँगी। तो मुग़ीज़ को सच्ची मोहब्बत थी बरीरा से, तो वो रो रहे थे अल्लाह के रसूल के सामने कि आप मेरी तरफ से जाके गुजारिश कीजिए बरीरा से कि वो मेरे साथ रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर कहा बरीरा तुम मुग़ीज़ के साथ क्यों नहीं रहती हो? क्योंकि ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद उनको इख्तियार था, चाहे तो उनके निकाह में रहे, चाहे तो ख़त्म कर दें, चूँकि वो आज़ाद औरत थी। बरीरा ने कहा अल्लाह के रसूल ये आपका हुक्म है या मशवरा? तो कहा मशवरा। तो कहा फिर मुझे नहीं रहना है। तो अल्लाह के रसूल देखिए वसीला बनते हैं एक मोहब्बत करने वाले के लिए। तो इस्लाम में वो राइट डायरेक्शन में होना तो अप्रूव्ड है। तो इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, ये चेहरे के आशिकों के खिलाफ है जो सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक दूसरे को चेहरों को देखकर मोहब्बत कर रहे हैं और लड़कियां लड़कों की और ज़्यादातर लड़के लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। समझिए उस बात को। इस्लाम लव के, मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं है, इश्क के ख़िलाफ़ नहीं है, वो ये सब बेकार किस्म की चीज़ों के खिलाफ है। इस्लाम कहता है जब तुम वाकई में किसी से मोहब्बत करते हो सच्ची, तो सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हो, फिर सारी ज़िंदगी उसको सपोर्ट करते हो, फिर वो जिस हालत में जिस फेज़ में हो लाइफ के, और तुम्हारी मोहब्बतें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। यहाँ तो ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में 1 साल रहो, बाद में कौन किसका। लेकिन जब 1 साल आप शादी के बाद रहते हैं और अल्लाह आपको औलाद नवाज देता है, तो मोहब्बतें दोबाला हो जाती है औलाद की वजह से, कि आदमी फिजिकली एक दूसरे को ना भी चाहे तो बच्चों की वजह से चाहने लगता है। समझ रहे हैं आप बात को? फिर इन औलाद की बड़े होने और उसकी तरबियत में और मोहब्बत इजाफा होता है। वो दोनों मिल के कोशिशें करते हैं। अपने वालिदैन को देखिए ना, कितनी कोशिशें आप लोगों के लिए करते हैं, है ना। तो क्या लाइफ है, ये डेडिकेशन है, ये रियल लव एंड अफेक्शन है, ये रियल इश्क और मोहब्बत है। वो नहीं कि चलते फिरते सड़कों पे दिख रहा, पसंद आ रहा, चल ख़त्म, निकल गया, कल पसंद आ गया, आज पसंद नहीं आ रही, कल पसंद आ रही थी। ये सब तमाशा है, चेहरे के आशिक है। तो रियल लव एंड मोहब्बत की तरफ जाए, रियल रिलेशनशिप की तरफ जाए। अपने घर में अपने महरामात से अच्छे रिलेशनशिप रखें, इंसानी फितरत है। अपनी सगी बहनों के साथ, आपकी वालदा है, आपकी खालाएँ आपकी महरमात है, आपकी फूफियाँ आपकी महरमात हैं। अगर लड़कियाँ बात सुन रही तो उनके जो है मामू उनके महरमात हैं, उनके सगे चचा, सब सगे रिश्ते हैं, चचा उनके महरमात हैं, उनके सगे भाई उनके महरमात हैं। फुफेरे, चचेरे, खलेरे, मुमेरे, ये भाई बहन महरम नहीं होते, याद रखिए, कजिन्स महरम नहीं होते। महरमात से रिश्ते रखिए, महरमात से बातचीत कीजिए, महरमात के साथ रहिए। फिर ये महरमात ही आपके लिए सजेशन देंगे, मशवरे देंगे, तय करके निकाह करेंगे, इंशाल्लाह इसमें खैर व बरकत याद रखें। लेकिन मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आदमी किसी को देखे, उसकी अच्छी सिफात को देखे, उससे उसको मोहब्बत हो जाए, फिर वो लीगल वे में रिश्ता भेजे, कोई मसला नहीं इसके अंदर, ये बिल्कुल अलाउड है, लीगल है बिल्कुल। कि कोई आदमी ऐसा, मैं हूँ कॉलेज में हूँ, एक लड़की मुझे लगता है दीनदार है, बाखलाक है, जमात से कोई जुड़ी हुई है, मुतहरिक है, ये करती है वो करती है, मैं देखूँ फिर घर जाके बोलूँगी एक लड़की बड़ी अच्छी दिखती है, ये उसमें अच्छी सिफतें, मुझे अच्छा लगता है, आप कोशिश करें ना उसका रिश्ता भेजने की, क्या गलत है उसमें? इसके लिए कुछ मालूमात बाहर से वो पहले से लेके आता, घर यहाँ है, अब्बा ये, अम्मी है, जा सकते, कोई मसला नहीं। उसी तरह कोई लड़की है, उसको कोई लड़का पसंद आ रहा है, अच्छा दिखता, बाखलाक, बाकिरदार, दीनदार, फुला फुला फुला, अपने घर जाके अपने महरमात को डिस्कस करें कि ऐसा ऐसा लड़का है, मेरी कोई ताल्लुकात बातचीत नहीं है, बट अगर आप लोग देख रहे मेरे लिए रिश्ता तो देखिए उसके बारे में। घर वाले जाके बात कर सकते हैं, उनको लगता है यस वो अच्छा लड़का है, वाकई में बाखलाक है, किरदार है, बच्ची ने खुद इशारा किया उसकी तरफ, कोई मसला नहीं, ये लीगल वे है, इसमें कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को कभी देखा ना हो, किसी को कभी सुना भी ना हो और उसका ही रिश्ता है, अम्मी अब्बा बोले तो आप नीचे मुंडी करके सुने, ये माना नहीं उसका। कभी आपको भी कोई चीज़ पसंद आ सकती है, कोई चीज़ आप भी देख सकते हैं और आप भी इशारा कर सकते हैं, फिर वो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो लोग देखेंगे, बात को समझे ना, एक लीगल और बिल्कुल सेटल्ड वे में ले जाएंगे और इंशाल्लाह हो जाएंगे, मसला नहीं। लेकिन मनमानी करके अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर, वालिदैन की इज़्ज़त का उछाल कर हराम रिलेशनशिप में जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हराम रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो चुके हैं, धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, डंके की चोट पर किए जा रहे हैं, हलाल समझा जा रहा है जहालत की वजह से। जो वजह आज मैंने कोशिश की आप लोगों के सामने, यूथ्स के सामने, उन बातों को लाया जाए कि हराम रिलेशनशिप क्या है और बचने का तरीक़ा क्या हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहरहाल हम तमाम को इस चीज़ की तौफ़ीक़ दे कि हम इन चीज़ों से बचें। तो हमने ये देखा इस्लाम में रिलेशनशिप हराम और हलाल होते हैं, हमें हलाल रिलेशनशिप रखना है, हराम रिलेशनशिप से बचना है, याद रखिए। और लीगल वे में शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें सही हैं उसी को ऑप्ट करके उसी की तरफ चलने की बहरहाल ज़रूरत है। इसी पर अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को जो है हलाल रिलेशनशिप को क़ायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हर किस्म के हराम रिलेशनशिप से हमारी हिफाजत करें, हमारी नस्लों की हिफाजत करें, जिनसे हो गया उनकी तौबा कबूल करें, उनके लिए आसानियाँ करें और आगे हम सबकी हिफाजत करें कि हम ऐसे गलत ताल्लुकात, गलत रिलेशनशिप से बहरहाल बचें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की इससे हिफाजत करें, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात इस दर्स से ना समझी हो या आपका कोई सवाल हो तो पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा सवाल है कि आजकल जो यंगस्टर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो वो जैसे कि आपने जो वाक़या बोले मुग़ीज़ और बरीरा का, तो उस चीज़ को दलील बनाते शेख, तो उनको कैसे समझाना चाहिए ये चीज़? देखिए, भाई ने सवाल किया कि मैंने जो रिवायत बयान की मुग़ीज़ और बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो है कि वो मोहब्बत करते थे, तो वो दलील बनाते हैं कि हम भी मोहब्बत करें। देखिए, सबसे पहली चीज़, मुग़ीज़ और बरीरा पहले से जो है एक रिलेशनशिप में थे, इन द सेंस कि उस ज़माने में जो ग़ुलाम होते थे वो आपस में निकाह कर सकते थे, लेकिन आज़ाद होने के बाद उनको चॉइस था कि वो किसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, चूँकि ग़ुलाम से आज़ाद का निकाह नहीं होता तो उनका निकाह ब्रेक हो जाता था। तो इस चीज़ को आप रीज़न नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड थे। मैरिज के बाद उनको एक ऑप्शन था कि वो साथ रहे, अलग रहें। बरीरा ने अलग रहने का इरादा किया, लेकिन मुग़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से वो उनके अलग होने की वजह से परेशान थे। तो इसकी कोई गलत दलील तो कोई ले नहीं सकता, ये बिल्कुल लीगल और शरिया वे था कि एक आदमी का किसी से निकाह हुआ है, किसी वजह से वो निकाह टूट जा रहा है और वो आदमी चाहता है वाकई में उस औरत के साथ भी, जो उसकी बीवी थी उसके साथ ही कंटिन्यू करे, और वो उसकी गुजारिश कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल लीगल वे है ना। उसमें कहीं भी ये नहीं हुआ कि मुग़ीज़ और बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो है पहले से कोई रिश्ते में थे और नौज़ुबिल्लाह उनका गलत ताल्लुक़ात थे, फिर उसके बाद दोनों अलग होना चाह रहे हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, बिल्कुल वो पहले भी लीगल रिश्ते में थे और बाद में मुग़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये चाहते थे कि बरीरा वो उस रिश्ते में उनके साथ बाद में भी आज़ाद होने के कंटिन्यू रहें, जो उन्होंने पसंद नहीं किया, याद रखिए। आप समझ रहे बात? तो लिहाजा यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं था, यहाँ कुछ भी हराम नहीं था, सारी चीज़ें हलाल थी, पहले भी जो हुई और बाद में भी जो की जा रही थी या जिसकी कोशिश की जा रही थी, ये सब हलाल में था। यहाँ कहीं भी नहीं आया कि मुग़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु डिप्रेस हो गए, यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा कि उन्होंने जो गलत कोई फैसला लिया, यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा कि उन्होंने औरत के साथ कोई गलत फैसला करने का इरादा, कैसा होता है ना, इश्क में नाकाम हुए तो किसी पे एसिड फेंक दे रहे, किसी की शादी नहीं हो दे रहे, जा के बदनाम कर रहे, उसके रिश्ते आ रहे उसको लड़की को, ये सब करते हैं लोग, याद रखें। कुछ भी नहीं किया, सब लीगल वे में था, पहले भी और बाद में भी वो चाह रहे थे कि ये चीज़ कंटिन्यू हो, जो उन्होंने चूँकि ज़ाती तौर से पसंद नहीं किया। इससे एक और बात पता चलती है हदीस से कि इस्लाम औरतों को उनके हक़ देता है, चूँकि अब उनको बाद में रहना पसंद नहीं था, उनका इख्तियार था और अल्लाह के रसूल ने वो हक़ दिया। ये नहीं किया जिस तरह से औरतों पे जुल्म होता कई समाजों में कि नहीं तुमको यही करना है, बड़ों की सुनना है, फ़लाँ, ये बिल्कुल भी नहीं याद रखें। यहाँ ये बात की वजाहत कर दूँ कि इस्लाम में औरत अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, मर्द भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, औरत के लिए लेकिन वली का होना ज़रूरी है, तो औरत भी राज़ी हो, वली भी राज़ी हो, याद रखें। समझ रहे बात? तो लिहाजा ऐसा कहीं नहीं कि बस अब्बा को पसंद आ गया बच्चा तो बच्ची की शादी कर देंगे, नहीं, बच्ची से पूछना ही पड़ेगा और बच्ची की हाँ के बाद ही वो निकाह हो सकता है, ये बात भी आप जहन में रख ले। तो वहाँ पूरी चीज़ें लीगल थी उस वाक़े में, कोई भी उसको गलत चीज़ के लिए, इश्क मजाजियों के लिए, बुरे काम के लिए वजह या रीज़न ना बनाए, याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट फ्रेंड रिलेशन करना कैसे है? भाई ने सवाल किया, बड़ा डरते डरते सवाल किया कि जस्ट फ्रेंडशिप कैसा करना है लड़कियों से, क्या ये दुरुस्त है? तो याद रखिए, जस्ट फ्रेंडशिप नामी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा मैं लेक्चर के बीच में भी बात रखा हूँ। जस्ट फ्रेंडशिप कुछ नहीं होता। हर बुराई की शुरुआत जो इंसान को जिना, बदकारी और सारी बुराइयों की तरफ ले जाती है, वो यहीं से शुरू होती, जस्ट फ्रेंडशिप से। बस ऐसे ही दोस्त है, मोहल्ले में दोस्त, पड़ोसी लड़की है तो उससे दोस्ती, कॉलेज में लड़की है तो उससे दोस्ती, ट्यूशन में कोई लड़की है उससे दोस्ती, हाँ, तो बस ये जस्ट फ्रेंडशिप से ही सारी चीज़ें शुरू हो रही, अलाउड नहीं। याद रखिए, जस्ट जैसा मैंने मिसाल दी ना, आग और बारूद कितने ही अच्छे दोस्त बन जाए, साथ रहेंगे तो धमाका होने ही वाला है, कभी भी उनका मामला सीधा सीधा चलने वाला नहीं, एकदम नेचुरल है ये। अल्लाह ताला ने ऐसी बनाया ना मखलूक़ात को, हम लोगों में अल्लाह ताला ने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन दिया, ये बाय नेचर है, बाय नेचर है। अब इस अट्रैक्शन को इस्लाम चाहता है सही डायरेक्शन में लेके चले। देखिए, हर बुराई में मज़ा है नहीं है, हर बुराई में मज़ा है, लेकिन इस्लाम क्या बोलता है? बुराई नहीं करना आपको, मतलब अपने नफ्स को मारना है आपको बुराई के खिलाफ। तो यहाँ भी अट्रैक्शन है, यहाँ भी आदमी चाहता है अपोजिट सेक्स के साथ वो रहे, उससे दोस्ती रहे। इस्लाम बोलता नहीं, ये दोस्ती जस्ट फ्रेंडशिप तो स्टार्ट है,
हर बुराई की। कई बार ऐसा हुआ, कहीं आप नेट पे जाइए, इंटरव्यूज़ मौजूद है लड़कियों के, जहाँ लड़कियों ने कहा, जब उनसे पूछा गया भाई जस्ट फ्रेंडशिप आपके साथ होती है क्या, तो बोले हाँ हम जस्ट फ्रेंडशिप रहते हैं। लेकिन लड़कों के कई इंटरव्यू मौजूद, कहा आप जस्ट फ्रेंड, तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले जस्ट फ्रेंड ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो होती है जस्ट फ्रेंडशिप, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटेंशन होता ही आखिर में, और ये फ्रेंडशिप जाके फिर इश्क, लव, मोहब्बत और सारी बुराइयों में जाती है। आपको कोई लड़की अच्छी लगती है, कोई लड़का अच्छा लगता है, आप अप्रोप्रिएट एज में हैं और आप उतना खर्चा रख सकते, बर्दाश्त कैसे, मतलब शादी के बाद जो कुछ अखराजात लगते हैं, शादी के लिए नहीं, शादी के बाद रहने सहना आप उसका सारा इंतजाम कर सकते हैं, तो आप लीगली मैरिज के लिए जाइए। जस्ट फ्रेंडशिप वाली मत रखिए। और आपको इतना ही शौक़ है अपोजिट जेंडर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का, तो मैंने कहा ना आपके महरमात मौजूद हैं, उनके साथ आप ताल्लुकात रखिए। आपके सारे सगी बहनें हैं, फूफियाँ हैं, खाला हैं, कितने महरमात हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप है, जिनसे आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, जो हलाल और लीगल है, बातचीत करने के, उसमें मशवरे लेने देने। लेकिन यहाँ एक अजीब मामला, अपोजिट सेक्स की तरफ इंसान का अट्रैक्शन है। अब उस अट्रैक्शन को लीगल करने के लिए वो जस्ट फ्रेंडशिप से शुरू करता है। मतलब ये पहला कॉइन है जो शैतान फेंकता है आपकी तरफ, आप उसको उठाने आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा मिलता है, ऐसा चॉकलेट बच्चे की फेंका, उठाने का दूसरा चॉकलेट, दूसरा तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और उसके बाद चॉकलेट फेंकने वाला कौन था, बच्चों को पकड़ने वाला, फिर उसने पकड़ लिया। तो शैतान बस 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, और उसके बाद गुनाह की तरफ ले जाता। तो मैं कहूँगा जस्ट रिलेशनशिप को अवॉइड कीजिए, यही शुरुआत होती है बुराई की तरफ जाने की। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा ये सवाल था कि जो अफेयर्स में जो फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे किस तरह से बचा जाए, क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आते हैं। मतलब एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को बहकाता ना कि तू उस लड़की से अफेयर कर, तो उससे किस तरह से बचाए और किस तरह से उनकी इस्लाह करे, क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आ रहे हैं, वो खुद बुरे नहीं है। शुक्रिया। भाई ने सवाल किया कि बुरे सोहबत वाले जो दोस्त और सहेलियाँ होती हैं, वो जब बहकाते हैं उनसे कैसे बचे। वो ऐसे दोस्तों को और ऐसी सहेलियों को अवॉइड करे जो इस तरह के बेवकूफ़ाना मशवरे और फालतू के मशवरे और इंसान को गुमराही और जलालत की तरफ डालने वाले मशवरे करते हैं। और जैसा मैंने कहा ना, ये साइड हीरो और हीरोइन ही सब तमाशा करते हैं। याद रखिए, रियल आदमी कभी कभार जेन्युइनली उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये साइड वाले लोग ना उसको खामोखा कर देते हैं। और ये पूरा तजुर्बा मेरा भी रहा, मेरे स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ। कई बुराइयां हमने की, अल्लाह ने हमको महफूज रखा उससे बाद में, लेकिन कभी भी अफेयर वाले चक्कर में हम नहीं पड़े। रीज़न बीइंग कि एक एहसास हमेशा रहता था कि घर में अपनी वाली बहनें हैं, घर में और भी लोग हैं, मतलब वो एक कैसा हम उसको तसव्वुर करें किसी बहन के साथ, किसी और की बच्ची के साथ हम ये सब करें, जबकि हम खुद पसंद नहीं करते अपनी बहनों के साथ ये कोई करे। लेकिन लोग इतना होता था कि पहले आपको बहकाएंगे, वो देख रही, वो देख रहा, बिल्कुल कॉमन है, ये तो आपकी स्टार्ट है। स्पेशली कोई दोस्त आपको जो आपका खैरख्वाह तो रहता नहीं हो, लेकिन कभी कभार ये चीज़ में बड़ा खैरख्वाह बन जाता, और उधर भी बहकाता और इधर भी आके बहकाता। फिर कभी क्या कर देंगे, आपका नाम लिख देंगे। मैं एक बार ट्यूशन में था, मेरे साथ एक लड़की का नाम लिखा हुआ एक दरवाजे पर, तो मैंने क्या करना था, मैंने जाके टीचर को कंप्लेन कर दिया कि फलां लड़के नहीं का, इतनी फटके पड़े उसको, इसी को इंतहा नहीं। मैंने उसको बचाया नहीं, उसको मैंने कंप्लेन कर दिया कि ये आदमी, मुझे पता था वो आदमी ने किया। तो लोग बस यही उनका समझे ना, आप या तो खुद बुराई में रहेंगे या आपको बुराई में डालने की मुकम्मल कोशिश करते रहते हैं। तो लिहाजा इन ऐसे दोस्तों को, ऐसे सहेलियों को, ऐसे फ्रेंड्स को अवॉइड करें। ये कभी भी आपके खैरख्वाह नहीं जो आपको अल्लाह से दूर करने वाले लोग, ये कभी भी आपके खैरख्वाह नहीं है जो बग़ैर सोचे समझे आपको जहन्नुम के रास्ते पे ले जाना चाह रहे, गुनाह और मासियत के रास्ते पे ले जाना चाह रहे। अल्लाह ना करे, लेकिन ये रास्ता जिना तक तो जा सकता है ना, और भी इसके आगे नताइज है, उस तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, खाली यहाँ तक तो कम से कम जा सकता है। बिल्कुल अवॉइड कीजिए ऐसे फ्रेंड्स को, या तो उनको वार्निंग दे दीजिए अगर वो भी बेचारे गलती में नहीं, किसी ने उनको बहका दिया, आइंदा ये बात मेरे साथ आपने नहीं करना। तो इस पर भी एक रहता दोस्त, हाँ इसका मतलब दिल में कुछ है, तो इतना चिढ़ाना, ये तो एकदम ही ऐसा है कि इसको आप कट कर दो आप लिस्ट में से। और दूसरा दोस्त हो जाता है जब आप इसको इतना रिजिडली बोलेंगे, तो बोलेंगे इंशाल्लाह मैं आइंदा आपको ये हरकत नहीं करूँगा। तो बहरहाल ये आपके ऊपर भी होता है कि आप कैसे लोगों से वो करें। बट अक्सर मैंने देखा ये साइड हीरो और साइड हीरोइंस जो मैं बोलता हूँ ज़बान में, यही रोल प्ले करके आपकी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं और दूर से बैठ के खाली आपके मज़े लेते रहते हैं। जब रिलेशनशिप में आ गए आप, ताल्लुकात कुछ ना कुछ आपके बन गए, उसके बाद वो 2 दिन नहीं मिली तो उन्हें रोते बैठा हुआ है, उन्हें आके फिर सहारा दे रहा, मत रो मेरे भाई मत रो, मैं तेरा सहारा बनूंगा, लगे तो 2 दिन के लिए कोई दूसरी गर्लफ्रेंड मैं ढूंढ के लाता तेरे लिए। मतलब हद है ये बुराइयों की, इसमें कोई लिमिट नहीं। तो इनसे अवॉइड करें ऐसी सोहबत, यही इंशाअल्लाह जी हमारे लिए बेहतर है। शेख, जिनका रिलेशनशिप एंड हो जाता है तो वो चाहे शादी जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी कहीं और शादी हो जाए, या फिर रीज़न बिंग हलाल रहना चाह रहे थे नहीं हो पाए, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं शेख, और कई बार सुसाइड तक नौबत चली जाती है। तो वो लोग, वो कपल दोनों भी डिप्रेशन से बाहर कैसे आए और वापस से प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जिए?
भाई ने एक अच्छा प्रैक्टिकल सवाल किया कि कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई इंसान, लड़का लड़की ऐसे रिलेशनशिप में थे, अब वो ख़त्म हो गई, तो पहला नुकसान होता है डिप्रेस लाइफ जीते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, डिप्रेस होना या कभी कभार स्ट्रेस्ड हो जाना, कभी कभार स्ट्रेस, डिप्रेस नहीं कहूँगा, स्ट्रेस्ड हो जाना नॉर्मल है, एक इंसान के लिए कोई इसमें बुराई नहीं है, बट वो स्ट्रेस इतना ना बढ़े कि आप डिप्रेशन की तरफ जाओ, डिप्रेशन इतना ना बढ़े कि फिर आपको उसका इलाज करना पड़े और आप लोग और आपके घर वाले परेशान हो जाए। तो फर्स्ट इस रिलेशनशिप को लीगल शक्ल देना चाहिए आपके पेरेंट्स के साथ मिलके। अगर किसी वजह से होता है कभी, देखिए मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ चलिए बच्चों की तरफ से नहीं, पेरेंट्स को भी मैं अपील करता हूँ जो मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, बच्चों की बातें सुन लिया करें, कभी उस पर कम से कम गौर किया करें, उसको कम से कम सेकंड थॉट दिया करें। कुछ लोग पेरेंट्स का ऐसा रिजिड मामला होता, मेरे बाप ने मेरी शादी कर दिया था, तेरी मैं नहीं कर सकता, तेरी पसंद पे मैं ही चूज़ करूँगा, नहीं, ये तरीका नहीं। अगर आपका बच्चा कोई राइट तरफ गाइडेंस कर रहा है, चलो पहले जो हुआ वो हुआ, चलो वो जो भी था बहरहाल, लेकिन वो गाइड कर रहा है, या आपकी लड़की किसी तरफ इशारा कर रही है, तो ये मत करो हाँ अपने खानदान में लड़कियों ने कभी बताया नहीं, अस्तगफिरुल्लाह ये बच्ची क्या हो गया, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। बी नॉर्मल, नौजवानों के जवान बोलूँगा, कूल रहो एकदम, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जो हो गया था, जो नहीं होना था वो हो गया, अब उसको टेंशन मत लो। अब आगे का क्या है, कंस्ट्रक्टिव वे में उसको डिस्कस करने, तो डिस्कस कर लिया करो, सुन लिया करो उनकी बात। हर बार बच्चे गलत नहीं होते, याद रखिए ये बात है। बट अब किसी वजह से अब चलो एंड ही करना पड़ा रिलेशनशिप को, कुछ चारा नहीं था, जो कि अक्सर ऐसे ही होता है इन केसेस में। तो मैं अपील करूँगा, थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड हो जाना नॉर्मल है, बट डिप्रेस मत होइए, और डिप्रेस होकर खुदकुशी, सुसाइड और ये बुराई कभी नहीं। आपको एक बहुत लंबी ज़िंदगी जीना है इंशाल्लाह, प्रोडक्टिव लाइफ जीना है। आप भी उस शख्स को माफ़ कर दे, वो लड़की भी उस लड़के को माफ़ कर दे, क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा। माफ़ी एक दूसरे से वो कर ले, माफ़ी मांगने में कॉल मत कीजिए, फिर नया तमाशा शुरू होगा। बस माफ़ कर दें, तो फिर कॉल लगा कि मैं बहुत माफ़ी हूँ, 2 घंटे ये रो रहा, वो रोज़ रो रो की बोल रही मैं माफ़ी चाह, वो नहीं। आप इधर से बोलते कि अल्लाह बस सब जो हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे, वो उधर कर ले, अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ आइंदा ना करे। मैंने वो तौबा के उसमें रख दिया था 3 पॉइंट्स बहरहाल, तो वो उसको वो कर ले। उसके बाद डिप्रेस मत हो, गलत कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए कोशिश करें। पहला ये कि कभी किसी से अफेयर करने की कोशिश ना करें। लीगल वे में, जिस वजह से वो निकाह नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ ना, वो जिस लड़की से चाह रहा था, इसी वजह से टूट गया, अब लीगली नहीं हुआ, तो पेरेंट्स जिसको पसंद करेंगे, पेरेंट्स जिस टाइप की लड़की पसंद करते हैं या पेरेंट्स जिस टाइप का लड़का पसंद करते हैं, उसी ग्रुप में फिर वो सब चीज़ें करे और लीगल वे में जाए, और लीगल वे में जाके फिर अरेंज मैरिज करे। देखिए लाइफ बहुत लंबी है, थोड़े दिन जज्बा बहुत होता है। मैंने देखा उस लोगों को, मेरी शादी नहीं हो पा रही तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, कर लूँगी, ये बिल्कुल गलत डिसीजन। हाँ, आप ऐसा कीजिए, फिर जब इतनी अच्छी मोहब्बत है आपकी, तो आप रुके रहे और इंतजार करें। पेरेंट्स को बोले ठीक है अभी शादी नहीं करता हूँ, रुके रहे, मे भी उनका माइंड भी चेंज हो थोड़ी देर में, मे भी आपका। लेकिन ये आपका मैं सवाल ऐसा समझ रहा हूँ, सब कुछ कर लिया एंड है, फिर डिप्रेस ना हो। डिप्रेशन में अगर कभी चले भी जाए तो कोई गलत स्टेप ना उठाए। आगे प्रोडक्टिव लाइफ के लिए वक्फा जाने दें, एक टाइम का ड्यूरेशन गुजरने दें, और उसके बाद जैसा आप चाहते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर चाहते हैं, आपकी पसंद तो है ही ज़रूरी, फैमिली मेम्बर भी चाहते हैं, दोनों को क्लब करके कुछ करने की कोशिश करें और एक प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफ जिए। जो पास्ट हो चुका उसको बार बार याद करके अपने आप को परेशान करने का और अपने आप को तकलीफ देने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह को मंजूर नहीं था, बहरहाल वो हो गया, वो सही था, गलत था, आपने जो किया वो एक अलग बात है, बट अब आगे बढ़िए। ऐसा मामला कई बार ऐसा भी होता है ना, शादी होने के बाद तलाक़ हो जाती है, वहाँ भी ये सेम होता है इशू। आदमी को मोहब्बत, औरत रहना नहीं चाह रही, तलाक़ हो जाए, वहाँ भी आदमी डिप्रेस होता है। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, जो अल्लाह ने मंजूर किया वो हो गया। आगे एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना है, थोड़ा बहुत झटका स्ट्रेस आना नेचुरल बात है, लेकिन उसके बाद एक वक्फा जाने दीजिए और फिर एक सेटल वे में, ऑर्गेनाइज वे में माइंड को स्टेबल करके नेक्स्ट मैरिज या एक अच्छे रिलेशनशिप में नेक्स्ट जो जायज़ और लीगल है उसमें वो करके आगे बढ़ने की बहरहाल कोशिश कर। लेकिन गलत स्टेप या गलत चीज़ें कभी ना उठाया, याद रखिए। अब वो टूटने के बाद क्या क्या करे वो पॉइंट भी रख चुका हूँ, सब ब्लॉक कर दे वगैरह ताकि आगे ना हो, और उसके बाद तौबा के पॉइंट्स रख चुका हूँ। और डिप्रेशन तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, आगे तकदीर में यही था समझ के आगे बढ़ने की बहरहाल कोशिश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो थे वो नामहरम के साथ कैसे डील करते थे, और दूसरा ये कि जो कज़न्स रहते वो भी आपस में नामहरम रहते तो उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। मतलब भाई ने सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नॉन महरम रिलेशनशिप्स के साथ कैसे रहते थे, जिनके साथ मतलब नॉन महरम रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे रहते थे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब तक वो उम्र में इंसान नहीं पहुंचता जिस उम्र के बाद इंसान बालिग होता है, ये सब बातें महरम और नॉन महरम का रिलेशन बालिग होने के बाद शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे, आपकी साली साहिबा माई आयशा जिन्हा की बहन अस्मा बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये आपके घर में आई, ठीक है। जब आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया और फिर कहा जब लड़की बालिग हो जाती है, मतलब इसका मतलब ये वो पहले आया जाया करती थी घर में, लेकिन अब चूंकि वो बड़ी हो गई थी,
बालिग हो गई थी तो कहा कि उसके लिए जायज़ नहीं कि उसकी हथेली और चेहरे के अलावा कोई चीज़ खुली हो। तो अल्लाह के रसूल ने ये चेहरा फेर कर ये बात कही। तो पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रिश्ते गैर महरम क्यों ना हो, अगर वो अडल्ट नहीं है, बालिग नहीं शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक तो बिल्कुल वो कॉमन रहता है हमारा। जैसे छोटे बच्चों का आपस में खेलना, छोटे बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात रहना, या आपकी शादी हो गई और आपकी सालियाँ वगैरह बहुत छोटी है, मतलब जैसा गैर बालिग है, तब तक कॉमन है। उसके बाद आप बगैर पर्दे के उनके साथ नहीं हो करते थे। तो आपने चेहरे को फेर लिया और कहा कि हथेलियाँ और चेहरा छोड़कर उसके लिए जायज़ नहीं कि कोई चीज़ उसकी डिस्प्ले हो, मतलब दिखे, डिस्क्लोज हो। तो लिहाजा आपने बगैर पर्दे की बात नहीं करते थे। तो पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पर्दे की, जब तक बालिग नहीं थे तब तक वो ताल्लुकात रहते थे, मतलब बातचीत वगैरह सब रहती थी। बालिग होने के बाद पर्दा करते थे। पर्दा होने के बाद बातचीत करने फिर कोई हर्ज नहीं, मतलब कोई खातून पर्दे में और आपसे बात करे, आप कर सकते हैं, आप समझे। तो गोया पर्दे से फिर सब चीज़ें, पर्दे बोले तो कोई सामने हैंगिंग वाला पर्दा नहीं, खातून पर्दे मतलब बुरक़े में हो वगैरह हो तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, फिर मसला नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ये करते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की आप ज़िंदगी देखें तो किसी भी गैर महरम औरत के साथ आप अकेले नहीं होते थे। पहले तो पर्दे में करते थे बात जब भी होती थी, अकेले में नहीं रहते थे और रहना पसंद नहीं करते थे। बल्कि आपने तो इजाज़त भी नहीं दी कि किसी घर में पता हो कि कोई महरम आदमी ना होगा, मतलब सिर्फ औरतें मौजूद है गैर महरम, तो आपने कहा कि एहतियात करो, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, सिवाय इसकी कि शरई ज़रूरत है। आप समझे, एहतियात करो। तो पर्दे से करना है। सेकंड जो है खामोखा खलत मलत नहीं होना, याद रखिए, मतलब शरई ज़रूरत के तहत खलत मलत हो सकते, बातचीत वगैरह भरा शरई ज़रूरत के तहत कर सकते। अकेले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खातून के साथ नहीं रहते थे। आपने किसी खातून को जो गैर महरम थी छूना पसंद नहीं किया, तो पता चला आप किसी को छूते नहीं थे, किसी गैर महरम को देखते नहीं थे, किसी गैर महरम को। इसी तरह आप पसंद नहीं करते थे किसी गैर महरम को देखा जाए। खामोखा की अगर ज़रूरत नहीं आपको शरीयत एतबार से तो नज़रों को नीचे रखना चाहिए आपने, तो देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अकेले रहना पसंद नहीं करते थे, अकेले सफ़र करना पसंद नहीं करते थे किसी गैर महरम के साथ, समझ रहा। तो कई चीज़ें हैं बहरहाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हमको वो सारी चीज़ें करना चाहिए। अब भाई का सवाल था कज़िन्स जो होते हैं, उसी से रिलेटेड है वो भी सवाल। कज़िन्स जो होते हैं वो गैर महरम है, उनसे कैसे रिलेशन हो, तो वैसे ही हो जैसा गैर महरम से होना चाहिए। इससे मेरा एक बहुत डिटेल में लेक्चर है, महरम और गैर महरम कौन। आप इंशाल्लाह अगर कभी वो देखें उसमें ये सारी डिटेल मिलेंगी कि महरम कौन होता है, गैर महरम कौन। तो उसमें मैंने पूरा तरीका बताया, उनसे रिलेशनशिप भी कैसे रखे जाएंगे। तो कज़न्स के बारे में ये कहूँगा, इनसे भी रिलेशनशिप गैर महरम जैसे रखे जाए, पर्दे में बात की जाए, अकेले इनके साथ ना रहा जाए। लेकिन हमारे पास अब मैं क्या कहूँ, कज़िन्स तो बस ऐसा हो गया कि गाल से गाल लगा के बैठे हुए सब। कज़िन तो है, खलेरे भाई के साथ लड़की ट्यूशन और कॉलेज साथ ही आ जा रही बैठ के एक ही गाड़ी पर, क्यों, खलेरी बहन तो है, खलेरा भाई तो है, समझ रहा है बात को। नहीं चलता भाई, एक गाड़ी पर आप सफ़र करेंगे तो कैसे आप गाड़ी को ब्रेक लगेगा, गाड़ी से गिरेंगे नहीं बल्कि आप पकड़ के बैठेंगे। कितने इश्यूज़ और प्रॉब्लम है, समझिए ना उन सब चीज़ों। तो बहरहाल गैर महरम कज़िन्स गैर महरम होते हैं, इनसे वही ताल्लुक़ात रखेंगे जो गैर महरम से बहरहाल होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बातचीत की जाएंगी, ज़रूरत पड़ने पर आमने सामने आएंगे, और अकेले में तो नहीं आएंगे। और उसके अलावा जब बातचीत होंगी वो पर्दे की आड़ से या पर्दे में वो जब हो तब होंगी, और बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम यहाँ फेल गए एक तरह से एज अ कम्युनिटी, और हम समझते हैं कज़िन्स तो बिल्कुल महरम है, कोई रिलेशनशिप मतलब कोई बैरियर और आड़ नहीं है, साथ रह रहे, खा रहे, पी रहे, रात रात भर जाग रहे हैं। और फिर जो फितने और फसाद हो रहे हैं बहरहाल हम देख रहे हैं, कौम पछता रही है, उम्मत रो रही है उस पर। बट संभलने की ज़रूरत है और यूथ को खुद उठने की ज़रूरत है, और ये चीज़ को अपने अंदर से वो करने की ज़रूरत है, बताने की नहीं ये रिलेशनशिप जायज़ नहीं है, गैर महरम वाले हैं, लिहाजा मैं अवॉइड करूँगा। जब ऐसा लड़के और लड़की खुद करेंगे इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ माहौल बनेगा। वरना कभी कभार तो बड़ों का भी आंखों का पानी मर जाता है, उनको भी समझ नहीं आती कि भाई ये गैर महरम है, कहाँ हो रहा है। चूँकि माँ बाप खुद एहतियात नहीं कर रहे अपने कज़िन से, तो बच्चे क्यों करेंगे फिर। लिहाजा हम सबको जो है कज़िन्स के मामले में वही एहतियात की ज़रूरत है जो दीगर गैर महरमात से, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था गैर महरम को हाथ लगाना इस्लामी तौर से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप इसके एक्सेप्शंस पे थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं। भाई ने सवाल किया कि महरम और गैर महरम का रिश्ते के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या हो सकता है, जबकि हम किसी गैर महरम को टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। इसमें एक्सेप्शनल मुस्तस्ना कई चीज़ें हो सकती हैं जहाँ हमको इसकी ज़रूरत पड़े कि हम उसको मजबूरन हाथ लगाएं। एक्सेप्शन ये हो सकता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई लेडीज़ आते हैं चेकअप के लिए, मैं उनको हाथ लगा सकता हूँ क्योंकि वो बीमार है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन ये हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको उठाने, उसकी सेफगार्ड करने के लिए आप भागे, ये हो सकता है। मतलब कोई बेहोश हो गया, रास्ते पे गिरा है, उठ नहीं सकता, तब कर सकते हैं। तो जब आपको को पूछना नहीं को वो नहीं। एक्सेप्शन ये हो सकता है कि कोई गैर महरम हो लेकिन किसी मुसीबत में फंसी और आपको उसको निकालना है, जैसा घर में आग लगी और उसको उठा के आपको पुल करना है, पुश करना है, खींच के ले जाना है, बेहोश औरत है उसको करना है। यहाँ आपको किसी से कोई पूछने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ आप ये तमाम चीज़ें
कर सकते हैं। या ऐसी कोई जगह जहां आपकी, जैसा कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, जहां आकर कोई थंब इम्प्रेशन देता है वगैरह रहता है, अब वो आदमी को समझता नहीं है, आपको उसको खड़ा करना पड़ रहा है। अब इसमें महरम गैर महरम की तमीज़ आप नहीं रख सकते, आपको उसको गाइड करना है। अगर बेचारा फिर भी समझ नहीं पा रहा, आप लड़की है, या बेचारी अभी भी समझ नहीं पा रही, आप लड़का है, तो जाहिर सी बात है कभी थंब को लेकर आपको दबाना पड़ता, खड़े रख कर बताना पड़ता है यहाँ कैमरा है। तो ये होता है ना, कुछ इमिग्रेशन पे लोग जाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, रेटिना स्कैन होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, लेकिन वो जमता नहीं है, फिर कोई उनकी हेल्प करना। तब हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि औरतों को खड़े करें, 2-2 लोगों को जॉब नहीं दे सकते, कोई भी आ सकता है। तो मजबूरी वाली कई कंडीशन हो सकती है। तो जहाँ शरई ज़रूरतें हो, इंसान मजबूर हो, तो वहाँ बहरहाल हाथ लगाना, टच करना शरई ज़रूरतों के तहत हो रहा है। बीमारी की वजह से, ज़रूरत की वजह से, मुसीबत की वजह से, फितने की वजह से, आफत की वजह से, समझ रहे? तो बहरहाल ये एक्सेप्शनल बहरहाल यहाँ हो सकता है। नज़रों की हिफाजत करने की आपने बात की थी, तो इसमें अच्छी नज़र और बुरी नज़र ऐसा कुछ रहता है क्या? भाई ने एक अच्छा सवाल किया, नज़रों की हिफाजत का। मैंने कहा तो क्या नज़रों की भी 2 टाइप होती है? जैसा मैंने टच के बारे में कहा, टच ऑफ लव एंड टच ऑफ लस्ट होता है। तो नज़रों में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, नज़रें एक ही होती है याद रखिए। तो लिहाजा हम किसी भी नज़र से किसी गैर महरम को नहीं देख सकते। जैसा कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं हमारी नज़रें अच्छी हैं, तो लिहाजा हम किसी भी लड़की से बात करते हैं मेरी नज़रें पाक है। लड़कियां बोलती अरे उनकी नज़रें अच्छी, मैं उनको भाई की नज़र से देख के बात करती हूँ। लड़के बोल रहे कि मैं उसको बहन की नज़र से देख के बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम हो जाए चचेरी बहन से शादी होती है, तो ये बहन वाली नज़र चलने वाली नहीं है, चूँकि हकीकी बहन ही है जो रियल, जो आपको आप बुरी नज़र से उसको नहीं देखेंगे कभी। इसके अलावा सारे रिश्ते तो अलाउड है ना आपके लिए फिर। तो वो बोलना कि मेरी नज़र अच्छी है, उनकी नज़र अच्छी है, वो लड़के की नज़र अच्छी है, फितना तो नज़रों में रहता, पर्दा तो नज़रों का पर्दा है। तो हम बोलते हैं फिर खाना भी नज़रों का खा लिया करो, सो भी वाला अंदर ही नज़रों से वो कर लिया करो। तो नहीं बोलता आपको खाना फिजिकल चाहिए, सोना फिजिकल चाहिए, लेकिन यहाँ कैसा नज़रों का आप बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पर्दे वर्दे के सिस्टम को ख़त्म करने क्या बोलते हैं कि पर्दा वर्दा असल नहीं है इस्लाम में, नज़रें असल है। तो अगर नज़रें अच्छी तो पर्दों की ज़रूरत नहीं। मेरी नज़र अच्छी तो कोई पर्दा नहीं करता, मेरी नज़र अच्छी है बोल के हमारे मोहल्ले के पूरे मर्दों की नज़र अच्छी बोल के हमारे मोहल्ले की औरतें पर्दा नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो नज़रें अच्छी और बुरी नहीं होती। एक गैर महरम औरत को या एक मर्द को हर गैर महरम औरत से अपनी नज़रों की हिफाजत करना है। अच्छी और बुरा में अच्छी नज़र से देख रहा है ऐसा नहीं हो सकता। और एक औरत को हर गैर महरम मर्द से अपनी नज़रों की हिफाजत करना है, चूँकि नज़रों में अच्छा बुरा नहीं होता। चूँकि नज़रें आप किसी भी नज़र से देखें, फितने के इम्कानात वहीं से शुरू होती है और फिर सारी बुराइयाँ आप देखिए ऐसी शुरू होती है। कई लोगों मैंने देखा, मैं इसको बहन जैसा मानता, बाद में शादियाँ कर ली, बहन जैसा मानता, बाद में अफेयर कर ली, है ना। तो ये नहीं होता। तो नज़रें अच्छी और बुरी, आप अगर ऐसा बोल रहे किसी चीज़ को देख रहे तो अच्छी नज़र मतलब अच्छी नीयत, बुरी नज़र वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हम लेक्चर ले रहे थे उस लेक्चर के हिसाब से किसी को देखना और ये बोला मेरी अच्छी नज़र से लड़कियों को मैं देख सकता हूँ, ये जायज़ नहीं है। और कोई लड़की बोले मैं अच्छी नज़र से उस लड़की को देख रही हूँ, ये उसके लिए दुरुस्त और जायज़ नहीं है। नज़रों में वैसा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, चूँकि देखने वाले को पता है उसकी नीयत क्या है, सामने वाले को सिर्फ नज़रें आती हुई दिखती है, उसको उसकी नीयत उसमें समझ में और छलकती नहीं है, याद रखिए। तो लिहाजा नज़रों के मामले में बहुत एहतियात करना है। किसी ने क्वेश्चन किया है कि आज के मुस्लिम सोसाइटी में इंगेजमेंट को नॉर्मलाइज करने पर क्या करना चाहिए। लोग इंगेजमेंट को निकाह के ऊपर प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको निकाह टूटने की बदनामी का ज़्यादा डर होता है, इस पर कुछ बताइए। देखिए, निकाह टूटने की बदनामी के डर की वजह से बच्चियों के रिश्ते, एंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, रिश्ते करना, रसूमात वगैरह करके छोड़ देना और ये समझना जो कुछ होगा पहले होगा, शादी की बात का तो नहीं होगा। देखिए, ये रिश्ता करके रख देना शरन जायज़ है। करने में अगर कुछ खुराफातें कर रहे, आप बिदत कर रहे, तो वो सोसाइटी का अपना मसला है। लेकिन एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की का एक दूसरे को महरम समझ लेना, मियाँ बीवी समझ लेना, ये सबसे बड़ी बुराई है इस पूरे केस में। वो तो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट शादी हो जाने, वो सब अलग बात है। लेकिन यहाँ ये बात जो सबसे बड़ी बुराई होती है, क्या होती है, वो बिदतें होती है, खुराफात होती है, रसूमात, वो भी जाने दीजिए। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लड़का और लड़की समझते हैं कि हम दोनों महरम हो गए, मतलब एज सच इक्विवेलेंट टू मैरिज। और फिर वो अभी तो खैर हर मोबाइल फ्री है ना, अनलिमिटेड फ्री होता है दिन भर में। पहले तो ये था वो 2 मोबाइल खरीद के ला लेता था, एक उधर पड़ा हुआ फ्री वाला, अनलिमिटेड फ्री नहीं होते थे ना, लेकिन सेम नेटवर्क रहा तो उधर उन्होंने पड़े हुए बिस्तर के पीछे, तो अम्मी बोले क्या दामाद से बात कर रहे हैं हमारे, इन्हों पड़े हुए सोफे के पीछे आके आधी रात को अब्बा देख रहे क्या बहू से बात कर रहे हैं हमारे, होने वाले हैं। लेकिन दोनों ने ऐसा समझ लिया रिश्ते को बिल्कुल हो गया, बातचीत चल रही, दावतों में मिल रहे, कर रहे, उन्होंने सलाम नहीं करा तो इन्होंने नाराज़ हो जा रहे, इन्हें बीमार हो तो उन्होंने पूछे नहीं तबीयत कैसी, तो इन्होंने बोल रहे अभी क्या ऐसा कर रही तो बाद में क्या करेंगी, उन्होंने गिर पड़ जा रहे तो इन्हों जाके मिल रहे नहीं, देख रहे नहीं, अकेले में तो वो रहा, दवाखाने में है तो दोनों को अकेले छोड़ रहे। होने वाले, अरे होने वाले हैं ना, अगर छोड़ दिया तो, नहीं किया शादी तो, मर गया शादी से पहले या मर गई तो, लड़की या लड़का, कुछ भी हो सकता है ना। तो याद रखिए, इसको पहले तो नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। आपको इतना ही शौक है तो क्या करें, आप निकाह करके छोड़ दें, विदाईगी ना करें।
उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए महरम हो गए, अब वो जो करना चाहे साथ रहकर करे, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे पास एक नया सिस्टम है भाई, शादी बाद में टूटी तो ज़्यादा बदनामी होती, रस्म करे कि 1-2 साल आजमाइश वाला पीरियड रखे। तो देखिए मैंने बता दिया, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आती है। किसी के साथ रहने से, मैंने ऐसे लोगों को देखा यूके US में कॉमन है, 2-2 3-3 बच्चे होने के बाद शादी करते और 1 साल भी शादी वर्कआउट नहीं होती। शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, लीगल जब मैरिज करते तो 1 साल भी नहीं चलती और डिवोर्स हो जाती। तो मोहब्बत अल्लाह देता है, याद रखिए। जब आप अल्लाह के दीन के तरीक़े पे अमल करेंगे ना, वो अल्लाह का काम मोहब्बत डालना उनसे। और देखिए जो होना है वो तो होकर रहेगा, अगर निकाह होने के बाद टूटना है तो टूट के रहेगा। लाख आप रस्म करके 10 साल तक दोनों को साथ रहने दे, समझने दे, एक जैसे मेंटालिटी होने दे, उसके बाद भी शादी होने के बाद निकाह टूट सकता है। तो लिहाजा ये सोचना कि शादी के बाद बदनामी ज़्यादा होंगी, निकाह के बाद कम होती है, ऐसा तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। रहा शादी के निकाह ये इंगेजमेंट के बाद उन लड़का लड़की का एक दूसरे को महरम समझना, ये सबसे बड़ी बुराई है, उसको फिर अवॉइड कीजिए। अगर आपके, क्योंकि क्या ये मसला लड़के लड़कियों का नहीं है, ये उनके पेरेंट्स का है। अब आप कितना भी समझा, पेरेंट्स मानने वाले हैं नहीं, वो तो जो करना है करेंगे, लेकिन आप फिर अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। मैंने तो यहाँ तक देखा, लड़की बोल रही मैं बात नहीं करती लड़के से, करो रिश्ता हो गया ना तुम्हारा उससे, क्या सोचेंगे वो, तुम बद अखलाक है। ये तरीक़ा नहीं अखलाक बताने का, ये तरीक़ा नहीं अखलाक बताने का, और ये जगह नहीं अखलाक बताने की। बहरहाल लेकिन समाज में ये सब चलता है। तो मैं ये कहूँगा अब जो चल रहा है उसको कैसे रोके, मेरे कई लेक्चर है इस पर, लेकिन अभी मैं जिनका एंगेजमेंट हो रहा है उनसे गुजारिश करूँगा एक दूसरे को महरम समझ के कोई अमल ना करें, ये बेहतर है आपकी दुनिया और आखिरत के एतबार से। अस्सलाम वालेकुम शेख, जो कपल्स है जो हलाल हराम रिलेशनशिप में थे, लेकिन रुझान सही करने के लिए, तो क्या वो उस सज़ा की तरफ जाए या फिर तौबा करना ही काफ़ी रहेगा? भाई ने सवाल किया कि कोई कपल है और वो हराम रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो अब वो क्या करे, वो अपने आप को सज़ा दे या तौबा करना काफ़ी है? देखिए अगर कोई शख्स हराम रिलेशनशिप में था तो वो सिर्फ तौबा करे। कोई भी शख्स सज़ा वाला पार्ट अपने आप को नहीं दे सकता। ये हराम रिलेशनशिप से मुराद मैं समझता हूँ सज़ा जहाँ आती है वहाँ वही रिलेशनशिप होती है जब इंसान सेक्सुअली एक दूसरे के साथ रहता है, और वहीं यहाँ सज़ा का मामला आता है। तो कोई भी आदमी अपने आप को सज़ा नहीं दे सकता जब तक कि जुडिशल प्रोसेस से सज़ा न दी जाए। इस्लामिक कोर्ट ऑफ लॉ में भी यही होता है। तो लिहाजा चाहे किसी भी किस्म का जुर्म उसने गुनाह किया था, सिर्फ तौबा के रास्ते खुले। पहले तो गुजारिश करूँगा अगर ऐसे रिलेशनशिप में है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ हराम काम कर लिया, जिना कर लिया, फॉर्निकेशन कर लिया, अडल्ट्री कर ली, ठीक है, तो वो क्या करें, सबसे पहले अब कोशिश तो ये करे कि उससे शादी कर ले, उस लड़की से या उस लड़के से। और लेकिन तौबा तो फिर भी ज़रूरी, चूँकि गलत अमल तो हुआ, तो तौबा करे, अपने रब से सख्त तौबा करे, इतनी तौबा करे कि लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तौबा को माफ़ कर दिया होगा। जिसके लिए तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, सदक़ा और खैरात करे, ये नियत के साथ कि आइंदा कभी मैं ये इंशाअल्लाह अमल नहीं करूँगा। वाकई जो भी तौबा के लिए कंडीशन है उनको पूरा करे, सदक़ात खैरात करते, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ज़रूर माफ़ करेंगे। तो लिहाजा सज़ा का कोई पार्ट अब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तौबा ही काफ़ी है। और तौबा में ये भी आ सकता है कि दोनों मैरिज भी अब कर ले, क्या करेंगे अब, चूँकि अब किसी और के पास जाएंगे तो और मसला। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि दोनों मैरिज भी नहीं कर सकते, गुनाह भी हो गया, तब भी कोई सज़ा नहीं है, तौबा ही है। और ये रिलेशनशिप जो उनके थे आपस में, ये रिलेशनशिप को उनको किसी के सामने डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई ये पूछेगा एज अ गर्ल मैं क्या होने वाले हस्बैंड को बोलूँ मेरे रिलेशनशिप थे फिजिकल सेक्सुअल, एज अ हस्बैंड मैं क्या अपनी होने वाली वाइफ को बोलूँ मेरे पहले थे, जो हुआ वो हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को छुपा देता है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। हदीस में आता है कि एक बंदा रात में गुनाह करता है और अल्लाह उसको छुपा देता है, और वो सुबह उठ के लोगों को बोलता फिरता है कि मैंने ये गुनाह किया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो क्यों तुम बोलते फिर? तो लिहाजा बस तौबा कर ले, सच्ची मैरिज कर ले। पहले तो कहूँगा तौबा तो ज़रूरी है हर हाल में, मैरिज कर ले, तौबा भी करे और मैरिज करे। मैरिज अब पॉसिबल नहीं उस लड़की या लड़की से, तो फिर सख्त अल्लाह ताला से तौबा करे, और इस बात को किसी को बताने की ज़रूरत अब नहीं है। याद रखिए, अब ज़िंदगी को आगे लेके चले, और ज़िंदगी कैसे आगे हम डिस्कस कर चुके पहले क्वेश्चंस के अंदर कि उसको अब आगे बढ़ना है, अब पीछे का देखना नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना है, अल्लाह से तौबा करना है, इतनी कि ऐसा लगे कि बस हक़ अदा हो गया और आगे की लाइफ इंशाअल्लाह इसको गुजारना है। किसी ने कहा जॉब की वजह से जब आपकी गैर महरम से बातचीत हो तो क्या वो गुनाह है? मसलन लॉ, आर्किटेक्ट, सिविल सर्विस सिचुएशन के हिसाब से सफ़र भी करना पड़ता है, तब गैर महरम से बात करना। देखिए औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है, तो औरत का किसी से बात करना कोई सिन और कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ जब भी औरत बात करे किसी मर्द से, नर्म पहलू आगे ना रखे, सख्त पहलू के साथ बात करे, ऐसी मिठास के साथ बात ना करे जिससे इंसान के दिल में जिसके थोड़ा डाउट है वो डाउट और बढ़ जाए। मतलब वो बुराई का झाड़ लग रहा है तो वो झाड़ और बड़ा ना हो जाए, समझा? तो ऐसी बात करे
जिससे उसके दिल में कोई मैलान, कोई बुराई ज़र्रा बराबर भी ये चीज़ ना आए कि अरे यार बहुत ही सॉफ्ट बात करी, इसका मतलब कुछ तो भी है, समझ रहा, तो वो ना हो। तो लिहाजा औरत की आवाज़ पर्दा नहीं फर्स्ट। सेकंड, वो नर्म आवाज़ में बस बात ना करे, सख्ती के साथ करे तो वो बात कर सकती, हर शरई ज़रूरत के लिए बात कर सकती है, चाहे सफ़र में हो, चाहे साथ में किसी और से हो, कर सकती। बस उसका रुझान और रवैया बात करने का ऐसा हो जो अखलाक के ख़िलाफ़ तो ना हो, लेकिन ये मैसेज भी ना देता हो कि वो किसी की तरफ माइल है ज़र्रा बराबर भी। अपनी हुदूद में उसको रखे और ख़ुद हुदूद में रहकर बात करें। तो लिहाजा आवाज़ पर्दा नहीं है और ज़रूरत के तहत बिल्कुल आवाज़ के साथ बात, मतलब आम हालत में बात कर सकती, बस इतना एहतियात करें कि आवाज़ में वो नरमी ना हो जिसकी वजह से मर्दों के दिलों में किसी भी किस्म का डाउट्स पनप जाए। अस्सलाम वालेकुम। पास्ट रिलेशनशिप किसी को बताना ज़रूरी है क्या? देखिए, भाई ने सवाल किया पास्ट में किसी के कोई रिलेशनशिप थे तो क्या बताना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप किसी का था और उससे उसकी मैरिज नहीं हुई, जाहिर सी बात है तभी बताने की बात आ रही, उसी से मैरिज हो गई तो क्या बताएंगे, वही दोनों थे, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया। जो मैंने हदीस आपके सामने रखी, अल्लाह ताला किसी बंदे को रात में गुनाह की वजह से छुपा देता है, बट वही क्या करता है, लोगों को सुबह बोलते फिरता है। लिहाजा अब जो हो गया सो हो गया, उसको आपको किसी को भी डिस्क्लोज़ करने की, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे लाइफ को लेकर चलिए, और तभी हुआ जब उससे शादी ना हो जिसके साथ ताल्लुकात या रिलेशन किसी भी टाइप के थे, मतलब थोड़े बातचीत से लेकर तो, या इंटेंशन से लेकर तो फिज़िकल तक, सेक्सुअल तक। अब जो हो गया सो हो गया, वो चैप्टर को क्लोज करें और आगे लेकर ज़िंदगी चले। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बच्चे हराम रिलेशनशिप से बचे, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होगा कि अपने बच्चों को किस तरह नसीहत करे, किस तरह समझाए? देखिए, बच्चे हराम रिलेशनशिप में मुब्तला ना हो, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होगा। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल ये होगा कि जब बच्चे अडल्ट होते हैं, बालिग हो जाते हैं शरीयत एतबार से, वो उनको वहाँ से गाइड करना शुरू करे कि अब कौन सी चीज़ें तुम पर लागू हो रही है और क्या चीज़ें तुम्हारे लिए जायज़ है और क्या नाजायज़ है। हमारे पास ऐसा कोई लेक्चरिंग और ऐसा कोई पार्ट होता ही नहीं है। पेरेंट्स कभी बच्चों को बताते नहीं कि वो बड़े हो गए अब तुम किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगे। जैसे आप कॉमन समझ लीजिए, बच्चे हो कॉमन खेलते हैं, साथ रहते हैं, दावतों में साथ जा रहे हैं, साथ सो रहे हैं, साथ कर रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ, कजिन से, ये है वो है, पड़ोसों के बच्चे आ रहे हैं। अब जब आपका बच्चा अडल्ट हो जाए, आपने कभी उसको बताया कि बेटा अब कुछ रिलेशनशिप ऐसे जो तुम पर हराम है, अब कुछ लोग ऐसे जिनके साथ तुम अकेले नहीं रह सकते हो, सफ़र नहीं कर सकते हो, खामखा बात नहीं कर सकते हो, उनसे हाथ नहीं मिला सकते हो, उनको छू नहीं सकते, उनकी तरफ देख नहीं सकते हो। बताया कभी नहीं बताते पेरेंट्स। चल रहा तो है, बच्चा तो बहुत समझदार है मेरा, उसको तो सब बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है उसको, है ना, तो ये नहीं चलने वाला। तो पेरेंट्स सबसे पहले एक सर्टन एज के बाद जब बालिग होता है, उससे पहले बताए कि उसमें क्या बॉडीली चेंजेस आएंगे और क्या महरम और ना महरम के एतबार से उसके ऊपर रूल्स लागू होंगे। देखिए, बॉडीली चेंजेस भी कितने आते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मेरा एक लेक्चर इंशाल्लाह करीब आने वाला है। बॉडीली चेंजेस आवाज़ बदल जाती है, बॉयज़ में अगर हो ख़ास तौर से, देखिए यहाँ एक हड्डी उभरना शुरू हो जाती है, आवाज़ बदल जाती है, हार्मोनल एक्टिविटी बॉडी चेंज कर देती है, मूंछें निकलना शुरू हो जाती है, दाढ़ी निकलना आ जाती है, कान पे कोई बाल आ जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो अलामतें हैं कि अब वो एक एज से दूसरे एज में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक फॉर्म से जिसमें अल्लाह ने पैदा किया, जब वो छोटा था एक पीरियड था न्यू नेटल, पैदा होने के बाद 1 महीने का पीरियड, उसके बाद उसके 2-3 साल का जिसमें वो एक बच्चा था, उसके बाद वो किड था, उसका टीन था, अब अडल्ट हो रहा है, समझे ना। तो वो फेज़ हम सिखाते नहीं कि अडल्टहुड में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी और ये हार्मोनल जो एक्टिविटी चेंज होंगी उसको कैसे कंट्रोल करना। सेम लड़कियों में भी होता है, कोई उनको बताना नहीं कि ये बॉडीली चेंजेस को कैसा टैकल करना है और ये हार्मोनल चेंजेस को कैसा टैकल करना है, कोई नहीं बता रहा। और बस फिर वो हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ते जाती, उसको फिर फिल्में, शुमारे, वीडियोस, तस्वीरें, अखबारात, न्यूज़, इश्क मिजाजियाँ और ये सब चीज़ें और बढ़ावा देती है और वो समझ गलत जगहों पे जोश मार जाती है, इंसान निकल जाता है। और एक कॉमन फिनोमेना, जब वो हार्मोनल कंट्रोल इंसान नहीं कर पाता है तो हम देखते हैं ऑलरेडी यंगस्टर्स जो होते हैं, जवानी दीवानी होती है, एकदम कॉमन टर्म यूज़ होता है, उसमें आप उसको अनकंट्रोल छोड़ दे तो फिर जाहिर सी बात है वो कहीं चल जाता है। उसको सिखाने की अदब अखलाक ज़रूरत। तो पेरेंट्स का पहला काम ये एज में आने के बाद उसको क्या करना और क्या नहीं करना उसको सिखाए, क्या चेंजेस फिजिकली आएंगे और क्या चेंजेस शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर लागू होंगे बताएं। ये सब करने के बाद इंशाअल्लाह जिस कवी उम्मीद है कि बच्चे इन चीज़ों को समझेंगे। फिर भी वक्तन फ़वक्तन नसीहत आपको करते रहना पड़ेगी, बच्चे भूल जाएंगे, मिल लेंगे, तो आप नसीहत करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब बड़े ही इसको बुरा नहीं समझ रहे तो बच्चे क्यों बुरा समझेंगे, प्रॉब्लम यहाँ होता है। और अक्सर बड़े ही इस चीज़ को समझते हैं जायज़ और हलाल है, फिर सारा तमाशा बहरहाल खड़े होता है। हमें हमारे समाज में सबसे पहले तो बड़ों को इस इल्म की हासिल करने की ज़रूरत है और बच्चों को फिर इस चीज़ के बारे में सिखाने की सख्त ज़रूरत है। सिखाने के बाद कोई गलती हो तो फिर बता भी सकते हैं तुझसे हुई। आज मसला ये है कि उनको एजुकेशन, तरबियत ही नहीं बेचारे बच्चों को क्या करना है, फिर वो गलत रिलेशनशिप में चले जा रहे हैं। और इतनी कम उम्र से इंसान को समझ आ जाती है, आप समझ में नहीं पाएंगे याद रखिए। इसके लिए बहुत एज नहीं लगती है। 5th 6th 7th में आप देखिए बच्चे नामा लिख रहे हाथ पे,
अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हाथ पे, काट के आ जा रहे हाथों को कुछ भी अल्फ़ाबेट से, हाँ मुंह सूजा हुआ आ जा रहे, जो कि पीछे गया तो भाई ने दिया उसके पंच खींच के तो आँख सूजी हुई ला, तो बहुत बहुत कम इससे हो जाता है। और हमारे पास कोई गाइड नहीं कर रहा है, अभी तो बहुत छोटा है बच्चा, अरे वो बहुत होशियार होगा छोटेपन में भी, और एडवांस एज जितनी बढ़ते जा रही है गैजेट्स ने तो सब बर्बाद कर दिया। इवन कार्टून्स में भी नहीं बचा कि अट्रैक्शन कार्टून में बता रहे मेल फीमेल का, समझ रहे ना आप। कार्टून में आप देखिए कितना, वहाँ भी एक फीमेल को देख रहा तो वो बोकाई से बिल्ली को देख रहा तो हार्ट ऐसे उड़ उड़ के जा रहे निकल के, तो वहाँ बच्चों को एक पता चल रहा है कि कुछ तो भी होता मेल और फीमेल का। एक प्रोग्राम है ना टॉम एंड जेरी तक देखेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं वो है नहीं है। कार्टून भी वही बता रहे हैं, वो चूहे का दिल निकल कर बाहर निकल के हो रहा चूहिया को देखकर, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये अट्रैक्शन तो बहुत कम है, इससे आप खुद एजुकेट कर रहे हैं उनको सब फालतू चीज़ें, लेकिन आप कभी बता नहीं रहे बेटा कि ये सही अट्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर वे नहीं है, ये तरीक़ा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। और बच्चे बस इसी उम्र में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पहले मैंने इसलिए कहा ना, पहला पॉइंट है क्यों होते से हराम रिलेशनशिप, जहालत। बच्चों को सही तरबियत की बहरहाल यहाँ सख्त ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम शेख, जैसा कि आपने बताया कि जो हराम रिश्ते की तरफ बढ़ावा दे ऐसे दोस्तों से दूर रहे, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अपने रिश्तेदारी हमें इस चीज़ के लिए बढ़ावा देते हैं, जैसे कि औरतें होती है या भाई बहन होते हैं, तो इनको कैसे इनकी इस्लाह करें और कैसे इनसे बचे, क्योंकि रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, दोस्तों को तो छोड़ सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों को छोड़ नहीं सकते, तो कैसे इनकी इस्लाह करें। मैंने एक अच्छा प्रैक्टिकल सवाल किया कि होता ही है कि बहुत सारी बार घर में रिश्तेदार और दीगर औरतें और मर्द लोगों बच्चों को बढ़ावा दे देते हैं। ये बात मैंने बहुत कॉमन देखा, जो सड़े हुए किस्म के फिल्मों के माहौल में पले हुए बड़े लोग होते हैं ना, घर के वो चचा मामू कोई भी हो सकते हो, खाला फूफी चाची मामी कोई भी हो सकता है, वो सड़े हुए फिल्मों के माहौल में जो पले रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैंने देखा सबसे पहले बच्चा थोड़ा बड़ा हो ना, देखते कि वो देख रही, बच्चे कुछ समझ रहे नहीं क्या देख रही और क्या कर रही हो, इनका ये शैतान जो है ना उसको और बरगला लाता। लड़की को बोलती है बैठे बैठे वो लड़का तुमको बहुत देख रहा, अच्छा दिखता हो, खानदान भी अच्छा है, अरे अभी वो 15 साल की, उसकी ना शादी होती ना भी कुछ होती, क्यों बोला तुमने ये बात। तो ये तो बड़े लानती लोग हैं यार, क्या बोलो इनको, जिनको ये भी तमीज़ नहीं कि उनकी आने वाली नस्लों को किन चीज़ों में बढ़ावा दे और किन चीज़ों में ना दे। तो बहरहाल ऐसे रिश्तेदारों से भाई ने कहा कि अब रिश्तेदार है, तोड़ भी नहीं सकते रिश्ता। तो बहरहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप ऐसे लोगों से बचें। लेकिन वो बच्चा कब बचेगा, जब उसको नॉलेज हो क्या से क्या, उसको भी नॉलेज नहीं, घर का बड़ा ये बात बोल रहा है तो क्या करेगा। मतलब घर में भांजा है, भतीजा है और चाचा ही मिजाजों में लगे हुए दिन रात पड़े हुए, तो वो तो उनको देखकर क्या सीखेंगे, यही सीखेंगे, समझ रहे बात। तो बहरहाल मैंने इसलिए कहा कि बच्चों को हम एजुकेट करना चाहते हैं, यूथ को। यूथ खुद देखिए, हर चीज़ जायज़ है आज के माहौल में, लीगली भी, और सारी चीज़ें आमतौर से हो रही है। अब मेरी चॉइस है मैं करूँ या ना करूँ, तो मैं चाह रहा हूँ यूथ उस चीज़ को ले कि वो क्या प्रेफरेंस किस चीज़ को देंगे और किसको नहीं देंगे, ये आपकी अब चॉइस बाकी है। देखिए लीगली हर चीज़ अलाउड है आपके लिए, जो रिलेशनशिप आप रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह का तक़वा परहेज़गारी रहेंगी और आप इल्म हासिल करके अपने आप को तैयार करेंगे। अब आपको अपने आप को बचाना है, वरना मैंने तो देखा अक्सर घरों में ये घर के बड़े भी जो ना इस मिजाजियों वाले रहते हैं, बच्चों को भी उस तरफ गाइड कर देते हैं। अब ज़ाहिर से रिश्ता तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, इनसे दूर भागिए, यही नौजवानों को अपील कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, जब बड़े ही ख़राब हो जाए तो बच्चों को क्या। बट मैंने देखा ये जो बड़े होते हैं ना, बहुत सारे बहुत ज़िंदगियों से खेल करते और बर्बाद करते ज़िंदगी। आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, यही इंशाल्लाह बेहतर है, क्योंकि जो इंसान आपको हराम चीज़ की तरफ गाइड करता है वो कभी भी आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, ये आजकल देखा जा रहा है कि लेडीज़ को लेडीज़ से और जेंट्स को जेंट्स से अट्रैक्शन होता है, तो अगर उनको एक दूसरे की तरफ ऐसा अट्रैक्शन है और उन्होंने वो अमल नहीं किया जो वो करने वाले थे, तो क्या उनको इसकी भी सज़ा मिलेगी। भाई ने एक सवाल किया कि अगर किसी मर्द को मेल से और फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शन है, तो उसने कोई गलत काम तो नहीं किया लेकिन उसके दिल में बात आती है, तो क्या वो गुनहगार है। तो देखिए उम्मत मोहम्मदिया का जो भी इंसान, याद रखिए हमको हमारी सोच की वजह से अल्लाह पकड़ नहीं करता। तो जब तक ये अट्रैक्शन के लेवल तक था, सोच की हद तक था, अल्लाह ताला इसका गुनाह उन लोगों को नहीं देता। लेकिन आपका सवाल अगर सिर्फ उसमें अट्रैक्शन है और उसकी सोच है, तो अल्लाह सोच पर पकड़ नहीं करता, तो उसकी पकड़ नहीं है। बस वो ये कोशिश करे कि कभी उसको अमली जामा ना पहनाए, मतलब अमल के तौर पर उस चीज़ के आगे, मतलब वो चीज़ को कर ना ले। तो खाली अगर सोच है, खाली अगर अट्रैक्शन है, जैसा एक मैं मेल होने के नाते किसी फीमेल से मेरा अट्रैक्शन है ना, मैंने बोला ना कभी कोई गलत काम किया, तो जब तक सोच है अल्लाह पकड़ नहीं करता। बोलना भी नहीं है, इसको याद रखिए, ना बोलना है ना करना है। आप बोलेंगे तो भी मसला है और करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर से अमल कर लिया, सोच के चलना नहीं। तो अगर ये इंसान भी ऐसी सोच रखता है कि मैं मेल हूँ लेकिन मुझे मेल पसंद है, फिर सोच की हद तक अल्लाह पकड़ नहीं करेगा इंशाल्लाह। बस वो कोशिश करें कि वो ये अमल की तरफ कभी ना बढ़े, ताकि ये काम उससे कभी सादिर ना हो।
हमारा ये क्वेश्चन है कि गैर महरम से अपन सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किए तो वो भी हराम में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसके अंदर आई कांटेक्ट नहीं होता। तो इसके ऊपर डिटेल में बोलिए। भाई ने सवाल किया, अगर गैर महरम से सोशल मीडिया पे अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं जबकि उसमें ना आई कांटेक्ट है ना फिजिकल कोई बातचीत हो रही वहाँ, तो कैसा है? देखिए, अगर किसी गैर महरम से सोशल मीडिया पे इस हद तक अगर आपका इंटरेक्शन है जो एज ए इन्फॉर्मेटिव है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे मैं भी हूँ, मेरे 5000 दोस्तों में से 3000 तो लेडीज़ होंगे उसके अंदर, मैं किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, लोग बस भेजते हैं, फ्रेंड ले लेते हैं। रीज़न, हम कोई अच्छी चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं उन तक पहुँचती है, आप समझे ना। तो यहाँ तो फॉलो करते हैं, फ्रेंड करते हैं, लाइक होते हैं और क्या क्या अलग अलग उसमें बहरहाल वो होता है, लोग उस तरह से हमको फॉलो करते हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं। तो समझो आप कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन लोगों में दे रहे हैं, कोई अच्छी खबर दे रहे हैं, दीनी को मालूमात दे रहे हैं, दुनिया में कोई मालूमात दे रहे हैं, सब्जेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई एक सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आप चाहते हैं लोग उसको देखें, तो वो तो कोई मसला नहीं। कोई महरम गैर महरम आपसे अटैच हो, आपकी इन्फॉर्मेशन को ले, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली आप किसी स्पेसिफिक महरम और गैर महरम से पर्सनल लेवल पर कांटेक्ट करके अगर उसकी शरई ज़रूरत नहीं है तो फिर आगे ना बढ़ाएं इस बात को। जैसा कि मिसाल के तौर पर किसी को आपने एक बनाया कि एग्ज़ाम्स में तैयारी ऐसे करें, कुछ नोट्स बना के आपने डाल दी, वैसे तो कोई फेसबुक पे नोट तो डालता ही नहीं भाई, ना वो डिस्कस, वो अजीब ही कामों के लिए, बट आपका काम है। कोई गैर महरम आपसे बात कर रहा है कि नोट्स आपने अच्छे बनाए और मिल सकते क्या, वो तक ठीक है, फिर भी ये लीगल बात हो रही ना आँख कान। लेकिन इसमें आप लिमिट रखें, चूँकि अल्फाज भी अपनी जगह बहुत माने रखते हैं और बहुत असर रखते हैं, तो फिर उस रिलेशन को आपको पता होना चाहिए कहाँ कट करना चाहिए और कहाँ तक जारी रखना चाहिए। तो आप उस लेवल पर हो, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा चूँकि आप ना आई कांटेक्ट में, ना फिजिकली कांटेक्ट में, ना आवाज़ सुने कुछ, लेकिन यहाँ भी हमने देखा बड़े मसाइल हुए, ऐसी कांटेक्ट शुरू हुए, बात जनरल चली, इन्फॉर्मेटिव रही, इन्फॉर्मेटिव के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन की गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करके कभी हरास भी किया गया कि ये चीज़ दी जाए, ये चीज़ मैं हासिल करूँ, और कभी सताया भी गया, और कभी अननेसरी एंटी मार्केटिंग भी की गई कि भाई बच्ची तो मेरे से इतने सालों से कांटेक्ट में, उसकी चैट्स हैं, अब तुमसे कैसे शादी कर सकती हो, तो मेरे से कर सकती, बड़े मसाइल है। या ये लड़का देखो कितना बुरा, इतने लोगों से कांटेक्ट में, तो मैं कहूँगा सर्टन लिमिट्स में अगर वो है और आपको पता होना चाहिए कहाँ कट ऑफ करना चाहिए अपनी बात को, तो बहरहाल फिर ठीक है। चूँकि वहाँ यकीनन ना फिजिकल भी कांटेक्ट में नहीं, आवाज़ भी नहीं, आई कांटेक्ट कुछ भी नहीं है, बट देन ऑल्सो उसमें बड़े फितने हैं। तो बहरहाल जहाँ तक इन्फॉर्मेशन देना है, पास करना है, खैर की चीज़ बताना है, कोई मसला नहीं है। इससे आगे पर्सनलाइज वो चैट और बात ना हो, मैं कहूँगा फिर इंशाल्लाह ये आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक फ्रेंड है, तो उनके घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे, मगर उनको लड़की पसंद नहीं है, और घर वाले फोर्स कर रहे हैं उनको कि उनसे बात करो बोल के, मगर उनको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनकी अभी वैसी एज भी नहीं है, मगर उनको पसंद आ गई शायद लड़की, तो वो बस उनके घर वाले को समझेंगे कैसा। भाई ने एक प्रैक्टिकल सवाल किया, लेकिन जनरली लड़कियों की तरफ से आता, लड़कों की तरफ से आ गया कि एक लड़का है, उसको लड़की पसंद नहीं। जनरली होता है, लड़कियों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि लड़का पसंद नहीं, वालिद ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब लड़कों को भी ज़बरदस्ती समझो हो रही। तो मैं एक बात आपको यहाँ बोल दूँ, जनरल कॉन्टेक्स्ट में फोर्स मैरिजेस इस्लाम में अलाउड नहीं है, चाहे किसी की भी हो। फोर्स मैरिज, आप उसको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली फोर्स करें, तुम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं दूंगा, ये नहीं करेंगे तो टाइम नहीं दूंगा, ये नहीं करेंगे घर से निकाल दूंगा, ये नहीं करेंगे तो एजुकेशन वो कर दूंगा, ये नहीं करेंगे तो मेरा मरा मुँह देखेंगे, ये समझे ना आप, ये भी ब्लैकमेलिंग है, ये भी फोर्स है। तो फोर्स मैरिज इस्लाम में अलाउड नहीं है, ना लड़कों की ना लड़कियों की। अच्छा, फोर्स मैरिजेस के केस यहाँ नहीं है, मैंने इवन यूएस और यूके में देखा फोर्स मैरिजेस के इतने केस हैं कि बच्चा पैदा हुआ यूके में, बड़ा हुआ यूके में, माँ बाप आ रहे इंडिया पाकिस्तान से, अब वो चाहते हैं कि वहाँ से उसकी चचेरी बहन को लाना यहाँ। वो पढ़ी हुई बेचारी पता नहीं कहाँ की, इसको बिल्कुल पसंद आती नहीं हो, क्योंकि इसका कल्चर, पूरा समाज अलग रहा, और फोर्स करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, फाइनेंशियल ब्लैकमेल करते हैं कि वो नहीं करेंगे, घर से निकालने की धमकियाँ देते हैं, मरा मुँह देखने की धमकियाँ देते हैं, ये सब करते हैं, और वो बेचारा फिर मजबूर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आना कंडीशन है मैरिज की। लड़के के लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि लड़की को तो उसके वली को पसंद आना जरूर, लेकिन यहाँ तो लड़के का तो पर्सनल है। तो याद रखिए, वैसी मैरिज नहीं होती है। उस लड़के का काम है वो ना 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 ही कहते रहे, सिवाय इसके कि वाकई में वो लड़की खैर हो, सिवाय इसके कि अभी उसको समझ नहीं हो तो वो थोड़ा और वेट कर ले, सिवाय इसके कि वो पेरेंट्स से कहे कि और चांस दिया जाए, मे भी कुछ दिनों में पसंद आ जाए। लेकिन हकीकत में जैसा आपने कहा उसको पसंद ही नहीं है, तो उसने फिर ना कह दे, और ये इन्फॉर्मेशन वालिदैन को भी क्लियर दे दे, क्लियर एंड लाउड जिसको बोलते हैं, और सामने वालों को भी अगर भेज सकता मैसेज तो दे दे क्लियर एंड लाउड कि मैं बच्ची से शादी। बच्ची को मत बोलिए, उसका दिल दुखेगा उससे, खामोखा कुछ हुआ नहीं, इसका बाप मजबूर कर रहा है उसको, वो लड़की पसंद आ गई तो उसको क्यों करना है। लेकिन उसके वालिद को मैसेज दे दे लड़की के, मुझे पसंद नहीं, मेरे वालिदैन फोर्स कर रहे हैं। फोर्स मैरिज के अंदर कोई ज़्यादा आगे मामला चलने वाला नहीं है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन दे दे।
फोर्स मैरिजेस किसी की भी इस्लाम में अलाउड नहीं है, ना लड़कों की ना लड़कियों की। किसी भी लिहाज से आप करेंगे, ब्लैकमेल करके, फाइनेंशियल प्रेशर डालकर, और कुछ भी जो हमारे समाज में होता है, मरा मुँह देखूंगा, दूध माफ़ नहीं करूंगी तेरे को, बाप बोलता कमा के क्या फ़ायदा हुआ, तू तो ऐसा निकल गया, कुछ वो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें नहीं चलती भाई। देखिए दिल का मामला ऐसा है, उसकी चॉइसेस अलग होती है। हम बोलते हैं ना कई बार गधे पे भी दिल आ गया तो क्या करेंगे फिर, तो दिल का मामला ऐसे ही होता है। तो आप किसी के दिल को ले जाकर थोप नहीं सकते कि इससे मोहब्बत करो, आप समझ रहे, और किसी के दिल पे आप सर पे गन रख के भी नहीं बोल सकते इससे नफरत करो। जिसके दिल में बात है वो निकल नहीं सकती। हाँ, डर कर बोल देगा कभी, तो भाई इस पर फोर्स करना जिस चीज़ पे इंसान का खुद का बस नहीं है, तो फिर इस मामले में गलत है। तो मैं कहूँगा फोर्स मैरिजेस अलाउड नहीं। उस लड़की को कहिए, वालिद को भी क्लियर एंड लाउड बोले, और लड़की के वालिद को बोलते कि लड़की आपकी अच्छी, माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं लेकिन इनसे निकाह नहीं करना, सिंपल है। अब वालिद को पसंद आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी कर ही दे उसकी, बट लड़के से भी गुजारिश करूँगा पहले रीथिंक कर ले, बातें सब सोच ले, उसके बाद भी अगर लड़की पसंद नहीं है तो फिर मैं कहूँगा शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना, चूँकि ये मैरिज सक्सेसफुल नहीं होते, थोड़े दिन में टूट जाते हैं। तो लिहाजा किसी की ज़िंदगी खुद की भी ख़राब मत करो, उस लड़की की मत करो, फिर इसको बोल दो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कुछ दिन रुकने से शायद मेरे इरादे बदले, तो पहले अच्छे से पूरा सोच लो, और उसके बाद क्लियर एंड लाउड अपना मैसेज जो है अपने वालिद को बोल दो, और उसके घर वालों को भी अगर ये नहीं मानते तो बता दो कि मुझे पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शेख, ये हराम रिलेशनशिप से बचने के लिए निकाह एक ही रास्ता है, तो शेख हम अपने निकाह को किस तरह से आसान करें? देखिए हराम रिलेशनशिप्स में भाई ने कहा कि एक ही रास्ता है कि इंसान निकाह करे। अब अपने निकाह को इंसान कैसे आसान करे? देखिए निकाह को आसान करने का एक ही तरीका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे निकाह किए, अगर हम वैसे निकाह करना शुरू कर दे उतने आसानी के साथ और अप्रोप्रिएट जिसको कहते हैं एज के अंदर। हमारे पास तो ये हाल है कि 25-25 साल तक उससे बच्चा पढ़ रहा है, और ये वो है जो ग्रेजुएशन तक जा रहा है, सीधे सीधे भी गया तो 22 से 23 साल लग जाते हैं उसको, और थोड़ा 1-2 क्लासेस में पक्का होते हुए गया, डबल रिपीट करते हुए गया, होता है ना कभी आदमी डबल पढ़ना चाहता है एक सिलेबस को तो रुक जाता है क्लास के अंदर, तो फिर 25 साल तो एज हो जाती। अब 25 साल के बाद उसको बोलेंगे अब शादी के लिए अब वो करो, फिर वो क्या रसम का लड्डू हाथ में देते, रसम का लड्डू, रसम का लॉलीपॉप। कैसा होता बच्चा है, बाप के साथ जा रहा, बहुत जिद करता बच्चा कि मेरे को ये दिला दो वो दिला दो, अब 100-200 रुपये की चीज़ मांग रहा था, बाप क्या करता आईडी से 5 रुपये का लॉलीपॉप देता, और उन्हें लॉलीपॉप चूसने में लग जाता, और बाप उसको मतलब ध्यान बटा के लेता, फिर उसका रसम का लॉलीपॉप 5-1 साल वो चलता, 30 साल में बेचारी की हो रही है शादी। मतलब ऐसे टाइम पे शादी होती है कि दोस्त भी मजाक से बोलते हैं आप काय को थोड़े दिन के लिए, मतलब 30 ईयर्स ऑलरेडी तुमने एक क्रीम ऑफ द लाइफ गुजार चुके, जोकिंगली बोलते हैं कि अब हाफ द ईयर तकरीबन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ले तो 60 ईयर्स तक लोग जीते एवरेज लाइफ, तो 30 ईयर मतलब हाफ द एज तो चली गई उसके बेचारी। बट बहरहाल तो उसको सादा करना चाहिए, अप्रोप्रिएट एज में करना चाहिए, मैच होना चाहिए लड़का और लड़की दीनी एतबार से, और बहुत सारी चीज़ें बहरहाल निकाह कैसा हो, हमारे निकाह कैसा हो, ख़ानदान बिरादरी में निकाह, ये टॉपिक से मेरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी कि आसान निकाह, सुन्नत निकाह, ख़ानदान बिरादरी में ही निकाह, उनको आप देखें इंशाल्लाह उसमें डिटेल्स मिलेंगी। बट सुन्नत के मुताबिक हो तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इन तमाम हराम रिलेशनशिप से कम्युनिटी, कौम और बच्चे और मिल्लत बच सकती है। याद रखिए इंशाल्लाह इसी पर अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।